स्टोरी के शुरुआत में हमें प्रोटैगनिस्ट को बहुत ही फास्ट स्पीड में वेजिटेबल्स काटते हुए दिखाया जाता है, जो अपने बिजनेस के लिए फ्रेश सैलेड प्रिपेयर कर रहा है, जिस पर कुछ ही मोमेंट्स बाद वो एक अंडा क्रैक करके सिजलिंग पैन में डालता है। सब कुछ फाइनली सेट हो जाता है और फिर वो डिक्लेयर करता है कि लॉन्ग वेटेड ग्रैंड ओपनिंग अब शुरू होने वाला है, जिस पर दूर से सूट्स पहने हुए कुछ आदमी इस फूड ट्रक को ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और नोट करते हैं कि कस्टमर्स के लिए ओपनिंग होने में बस कुछ ही मिनट्स बचे हैं। और ठीक उसी एग्जैक्ट मोमेंट पर गोक चंद के फूड ट्रक को लेकर सिटी वाइड अलर्ट फैल जाता है, जो वाइल्ड फायर की तरह पूरे शहर में केओस क्रिएट कर देता है, जिसे सुनकर बसेस में बैठे पैसेंजर्स अपने ड्राइवर से स्पीड बढ़ाने की भीख मांगते हैं। टीचर्स अपनी क्लासेस को लेक्चर के बीच में ही छोड़कर बाहर भागते हैं। ऑफिस वर्कर्स अचानक लीव रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि वो लेजेंडरी फूड टेस्ट करने का चांस मिस नहीं करना चाहते। इसके बाद मॉनिटरिंग सेंटर के अंदर एक एम्प्लॉय स्क्रीन को डिसबिलीफ में घूरता रहता है जब क्राउड काउंट 2 लाख से सीधे 1 मिलियन तक के पार चला जाता है। यह सब देखकर राइजिंग फ्रेंजी को विटनेस करती हुई एक मिस्टीरियस वुमन रियलाइज करती है कि उसके पास वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है, जिस पर वो स्वेयर करती है कि इस बार वो डायोचन को अपने हाथ से दोबारा एस्केप नहीं करने देगी। इसके बाद काउंटलेस गर्ल्स स्प्रिंट करती हैं, सर्व करती हैं, राइड करती हैं और फूड ट्रक तक पहुंचने के लिए जो भी पॉसिबल होता है वो करती रहती हैं। समहाउ वो टाइनी सा ट्रक पूरे सिटी के ऑलमोस्ट हर इंसान का सेंटर ऑफ अटेंशन बन चुका होता है और वहीं वो खड़ा होता है, ये डिक्लेयर करता हुआ कि वो शॉप ओपन करने के लिए बिल्कुल राइट टाइम पर है। उसकी अर्लियर प्रिपरेशन सब कलरफुल और फ्लेवरफुल डिशेस की डैजलिंग लाइनअप बन चुकी होती हैं, जिन्हें देखकर व्यूअर्स के माउथ में पानी आ जाता है। यही है जून, हमारी स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट और कुलिनरी आर्ट्स का एक ट्रू मास्टर, जिस पर फूड ट्रक के अंदर से वो हर डायरेक्शन से उसकी तरफ चार्ज करती हुई मैसिव क्रोट को वेलकम करता है। जैसे ही लोग उसकी कुकिंग को देखते और उसकी स्मेल कैच करते हैं, पूरा एरिया एक्साइटमेंट से एक्सप्लोड करने लगता है और एक जेंटल पिंक ग्लो में नहा जाता है। ऐसा ऑलमोस्ट लगता है जैसे प्रोटैगनिस्ट अपनी कुकिंग स्किल्स से हर वुमन को चार्म कर रहा हो। लेकिन इससे पहले हम फ्लैशबैक में जुनहो को एक डिमली लिट रूम में अकेले बैठे देखते हैं, जो एंडलेसली अपने फोन पर स्क्रॉल करता रहता है। उसकी स्क्रीन लोन पेमेंट और ओवरड्यू फीस वाले मैसेजेस से भरी होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो एक स्कैम में 300 मिलियन लूज कर चुका था, जहाँ फेक रिव्यूज लिखने और प्रोडक्ट्स खरीदने के बदले ह्यूज प्रॉफिट्स और रिफंड्स का प्रॉमिस किया गया था, जिस पर न्यूज रिपोर्ट कंफर्म करती है कि हंड्रेड्स ऑफ लोग उसी स्कीम से डिसीव हुए थे। लेकिन उसे सबसे ज्यादा हर्ट पैसा नहीं करता, बल्कि वो ह्यूमिलिएशन करता है कि उसे ट्रिक किया गया, और वही इवेंचुअली उसकी जॉब लॉस का रीजन बनता है। डिस्पेयर से क्रश्ड होकर वो खुद को नम करने के लिए पाइल्स ऑफ अल्कोहल खरीदता है। उस रात वो स्नोई स्ट्रीट्स में अकेले लड़खड़ाता हुआ चलता है, ड्रिंक करता रहता है और इंटॉक्सिकेशन में और भी डीप सिंक करता जाता है। तभी अचानक एक माउथ वाटरिंग अरोमा हवा में फैलता है, जो उसे एक छोटे से फूड ट्रक की तरफ खींच लाता है, जिस पर साइन लिखा होता है गो डियोचन। वो अपनी पॉकेट्स चेक करता है और रियलाइज करता है कि उसके पास बेयरली इनफ चेंज है कुछ भी खरीदने के लिए। उसके ग्लूमी एक्सप्रेशन को देखकर कुक पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन ड्रंक जुनहो झुंझलाकर उसे जवाब देता है और अक्यूज करता है कि वो उसकी ट्रबल्स समझने का प्रिटेंड कर रहा है। फिर भी वो इरेजिस्टिबल स्मेल से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जिस पर कुक, जिसने डियोकुन नाम वाली बंदाना पहनी होती है, वार्मली हंसता है और अस्यूम करता है कि असली प्रॉब्लम हंगर है और उसे फ्री ताकोयाकी ऑफर करता है। जुनहो स्मेल से ऑलमोस्ट ड्रूल करने लगता है, फिर भी स्ट्रेंजर की जनरोसिटी पर डाउट करता रहता है। लेकिन एंड में वो स्टीमिंग ऑक्टोपस बॉल का एक ह्यूज बाइट ले लेता है। जैसे ही वो उसकी टंग को टच करता है, फ्लेवर एक कॉस्मिक शॉक वेव की तरह बर्स्ट करता है। सॉफ्ट बैटर और च्यूवी ऑक्टोपस उसका माइंड एक इमेजिनरी गैलेक्सी में ड्रिफ्ट करा देते हैं। सॉस और टॉपिंग्स उसके चारों तरफ मिल्की वे की तरह स्पिन करने लगते हैं। ऐसा फील होता है जैसे पूरा यूनिवर्स उसके अंदर मेल्ट हो गया हो और उसके हार्ट के उस हिस्से को वार्म कर देता है जो वो हमेशा के लिए कोल्ड मान चुका था। कंफर्ट से ओवरवेल्म्ड होकर उसकी आंखों से टीयर्स फ्लो करने लगते हैं, जिस पर शेफ प्लेफुल ग्रिन के साथ पूछता है कि टेस्ट कैसा है। सॉबिंग करते हुए जूनहो कन्फेस करता है कि वो चाहता है कि बाकी लोग भी एग्जैक्टली वही फील करें जो वो उस मोमेंट में कर रहा है। उसकी आंखों में स्पार्क इग्नाइट होता देख देओक चुन उससे पूछता है कि वो किस बात का वेट कर रहा है, जिस पर शेफ जेंटली स्माइल करता है और उसे फूड ट्रक के अंदर इनवाइट करता है। 3 इयर्स पास होते हैं और जुनहो रिलेंटलेसली वर्क करता है ताकि अंकल देओक चुन की काइंडनेस रीपे कर सके। वो अपने मेंटर की फोटो ट्रक के अंदर रखता है क्योंकि वो जानता है कि उसका डेट कभी ट्रूली रीपे नहीं हो सकता। आज भी ओल्ड मैन की स्कोल्डिंग्स उसके कानों में एको करती रहती हैं, जो उसे आगे
गाइड करती रहती हैं। और इसी के साथ वो वाव करता है कि गो देओकुन का नाम एक दिन पूरे नेशन में जाना जाएगा। मीनवाइल ओल्ड मैन का गोस्ट ये सब देखकर कंप्लीटली लूज कर देता है जब जून हो ध्यान भटक कर फ्लोर पर आटा गिरा देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक लग्जरी रेस्टोरेंट एक्टिविटी से बच करता रहता है जहां वेटर्स एक एक्सेप्शनली इंपॉर्टेंट गेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। दो कर्मचारियों आपस में विस्पर करते हैं कि आखिर कौन होगा जो पूरा 3 स्टार रेस्टोरेंट रेंट कर सकता है, जिस पर पता चलता है कि गेस्ट है एस ग्रुप की ओनली डटर जो दुनिया का रिचेस्ट कॉन्ग्लोमरेट है। उसका नाम से ही होता है और शेफ्स और वेटर्स की पूरी आर्मी सिर्फ किसी सर्विस के लिए रेडी खड़ी होती है। फोन्स पर उसकी फोटो सर्कुलेट होती रहती हैं जहां वो हेलीकॉप्टर से स्कूल जाती दिखती है और आफ्टरनून रेस्ट के लिए प्राइवेट आइलैंड्स रेंट करती है। स्टाफ उसकी absurdly लक्सुरियस लाइफ को देखकर एनवी फील करते हैं, लेकिन जैसे ही वो खाना काटती है उसके फेस पर इरिटेशन के अलावा कुछ भी नहीं होता। उसके हर जेस्चर को साइलेंटली इवैल्यूएट किया जा रहा होता है और उसकी हॉलो रूटीन उसकी हार्ट पर हैवी पड़ती रहती है। उसके सामने रखे डिशेस में वार्मथ नहीं होती, सिर्फ एक्सेस वेल्थ और स्टेटस होता है। तभी कुछ अनथिंकेबल होता है। वो अचानक वर्ल्ड के नंबर 1 शेफ का बनाया खाना वॉमिट कर देती है। ये देखकर शेफ हॉरर में चिल्लाता है, मामा अम्मा मिया। माउथ वाइप करने के बाद वो रियलाइज करती है कि सिर्फ मनी उसकी अंदर की एम्प्टीनेस को कभी फिल नहीं कर सकता। वो जेंटली अपना फॉर्क नीचे रखती है और खुद को ग्लास केज में ट्रैप्ड फील करती है। आईज क्लोज करते हुए वो सेंस करती है कि वो धीरे धीरे पीस बाय पीस डिसअपियर हो रही है। कुछ टाइम बाद सिटी का ट्रैफिक कंप्लीटली स्टैंड स्टिल हो जाता है। कार के अंदर बैठी वो मटर करती है कि उसे सांस नहीं आ रही। ड्राइवर पूछता है कि क्या विंडो डाउन कर दे, लेकिन उसके जवाब में वो स्माइल करती है, क्लास पर सॉरी लिखती है और बाहर स्टेप कर जाती है। बोल्ड और ग्रेसफुल मूवमेंट्स के साथ वो कार्स के ऊपर जंप करती है और स्टंट ड्राइवर से एस्केप कर जाती है। पैनिक में आकर ड्राइवर इमीडिएटली चीफ किम को कॉल करता है और रिपोर्ट करता है कि यंग मिस भाग गई है। सी स्ट्रीट्स में फ्रीली वॉन्डर करती है और लॉन्ग टाइम बाद पहली बार खुद को अलाइव फील करती है। ट्रैक होने से बचने के लिए वो कार में सब कुछ छोड़ देती है। वो डिसाइड करती है कि चाहे थोड़े टाइम के लिए ही सही, वो रियल नामी ही की तरह लाइफ करेगी। फिर भी वो सोचती रहती है कि सिर्फ कुछ चेक्स के साथ वो कितने दिन सरवाइव कर पाएगी, जिनमें से हर एक 10 मिलियन वर्थ का होता है। स्ट्रीट पर चलते हुए उसकी नजर एक जॉब एडवर्टाइजमेंट पर पड़ती है जिस पर वेज लिखा होता है 13,200 पर आवर, लेकिन वो गलती से उसे 132 मिलियन पढ़ लेती है और इमीडिएटली जॉब एक्सेप्ट करने का डिसाइड कर लेती है। वर्क पर वो कस्टमर्स को ब्राइट और ईगर स्माइल के साथ ग्रीट करती है। थोड़ी देर बाद एक कॉन आर्टिस्ट आता है और स्टोर की बाय 1 गेट 1 फ्री प्रमोशन पर क्वेश्चन करता है, जिस पर वो कामली डील कंफर्म करती है और आइटम्स हैंड ओवर कर देती है और वो आदमी स्पीचलेस रह जाता है। मोमेंट्स बाद एक ड्रंकन मैन लिव चिकन के बदले सोजू की बॉटल ट्रेड करने की कोशिश करता है। शॉक की बात यह होती है कि वो बिना सेकंड थॉट अग्री कर लेती है। थोड़ी ही देर में स्टोर ओनर अंदर आता है और पूछता है कि सब ठीक है या नहीं, लेकिन वो मिड सेंटेंस फ्रीज हो जाता है जब केओस इरप्ट करता है। फ्लोर पर पास्ड आउट कस्टमर्स और स्टोर में वाइल्ड चिकन दौड़ता हुआ दिखता है, जिस पर वो कॉन्फिडेंट थम्स अप दिखाती है। ओनर इमीडिएटली उसे स्टोर छोड़ने को कह देता है। पेनफुली क्लियर हो जाता है कि सीआई इस जॉब के लिए सूटेड नहीं है और उसे स्मॉल कन्वीनियंस स्टोर से फायर कर दिया जाता है। एल्सवेयर एक और बॉस उसे बाहर निकाल देता है, अक्यूज करता है कि वो रिच नमसे हे बनने का प्रिटेंड कर रही है। वो फिर ट्राई करती है, लेकिन ओनर फ्लैटली रिफ्यूज कर देता है और कहता है कि वो किसी क्लूलेस इंसान के साथ काम नहीं करेगा। फिर भी गिव अप न करते हुए वो एक स्मॉल कॉर्नर कॉफी शॉप में स्टेप करती है। वहां वो कंफ्यूज्ड खड़ी रहती है, समझ नहीं पाती कि उसने पोलाइट और चीयरफुल रहते हुए क्या रॉन्ग किया है। कॉफी लेने के बाद वो प्राइस पूछती है और प्राउडली अपने चेक्स दिखाती है, जिस पर ओपनिंग सेंस करते हुए ओनर क्लेम करता है कि ड्रिंक की कॉस्ट 60 करोड़ है। यह सुनकर सी फ्रीज हो जाती है और ऑब्जर्व्ड अमाउंट सुनकर स्टून्डेड रह जाती है। वह जल्दी से अपोलोजाई करती है और रश करते हुए बाहर निकल जाती है, जिस पर बारिस्टा उसे कंफ्यूजन में देखता रह जाता है। तभी ओनर रियलाइज करता है कि वो चेक पीछे छोड़ गई है और उसे आवाज देने की कोशिश करता है। एग्जॉस्टेड और डिफीटेड होकर वह साइडवॉक पर कोलैप्स हो जाती है और ऑर्डिनरी लाइफ कितनी ब्रूटल होती है ये उसे पूरी तरह फील होने लगता है। टीयर्स के बीच वह एडमिट करती है कि मनी और स्टेटस के बिना वो खुद को बिल्कुल वर्थलेस फील करती है। तभी एक माउथ वाटरिंग अरोमा हवा में फैलने लगता है जो हमारे प्रोटैगनिस्ट के फूड ट्रक से आ रहा होता है। ये स्मेल फिश शेप्ड पेस्ट्रीज से आ रही होती है जो ग्रिडल पर सिजलिंग हो रही होती है। जब वो उससे पूछता है कि कितनी चाहिए तो वह बस स्मेल में खोकर उसे स्टेयर करती रहती है। जूनहो को यह थोड़ा ऑड लगता है कि ये लड़की उसे इतनी इंटेंसिटी से देख रही है।
नॉर्मली कंपोज्ड रहने वाली सेहा उस मोमेंट पर बोल भी नहीं पाती। फ्लस्टर्ड होकर वह एक्सप्लेन करती है कि उसे हर जॉब से फायर कर दिया गया है और पूछती है कि क्या वह क्रेडिट एक्सेप्ट करता है, जिस पर वह रिफ्यूज कर देता है और उसी टाइम उसके मास्टर का गोस्ट मटर करता है कि इसके पास तो 500 भी नहीं है। यह सुनकर उसका एक्सप्रेशन टूट जाता है और वह फिर से खुद को कंप्लीटली पावरलेस फील करती है। यह सीन जुनहो को उसके पास्ट की याद दिलाता है, जब वह भी खुद को उतना ही यूजलेस फील करता था। उसी मेमोरी से मूव्ड होकर वह उसे फूड ट्रक के अंदर इनवाइट करता है, जो उसे कंप्लीटली ऑफ गार्ड पकड़ लेता है। वह उसे कहता है कि सबसे पहले फिश शेप्ड पेस्ट्री बनाना स्टार्ट करे, जिस पर से ऑकवर्डली स्टेप्स फॉलो करती है और जून उसे जल्दी करने को कहता है, कंप्लेन करता है कि वह स्टार्विंग है। अनश्योर होकर वह अपने गेस्ट से बैटर मोल्ड में डालती है, फिर रेड बीन फिलिंग ऐड करती है, राइट अमाउंट एस्टिमेट करने की कोशिश करती हुई। मोल्ड क्लोज करके वह नर्वस और साइलेंट होकर वेट करती है, अंदर ही अंदर प्रे करती रहती है कि सब सही हुआ हो। लेकिन उसकी वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट डिजास्टर में एंड होती है। पेस्ट्री बर्न्ट हो जाती है, ब्लैक हो जाती है, पूरी तरह रूइंड और अनसैल्वेजेबल हो जाती है। वह अपोलोजाइज करती है, खुद को फूलिश फील करती है कि इतनी सिंपल चीज भी मैसअप करती। उसकी डिसबिलीफ के बीच जून हो बर्न्ट पेस्ट्री उठाता है और एक बाइट लेता है। कामली वह कहता है कि यह अभी भी एडिबल है। फिर वह उसके हाथ में एक सिंगल कॉइन रख देता है, उसकी एफर्ट की पेमेंट के तौर पर। इसके बाद वह उससे पूछता है कि क्या वह उसके साथ काम करना चाहती है, यह पॉइंट करते हुए कि उसके पास फिलहाल कोई जॉब नहीं है। वुमन हेजिटेट करती है, सडन ऑफर से कॉट ऑफ गार्ड होकर। जब वह तुरंत रिस्पॉन्ड नहीं करती तो वह ऐड करता है कि उसे यस कहने की कोई जरूरत नहीं है। तभी सेश अचानक उसका हाथ पकड़ लेती है, कॉइन अभी भी उसकी पाम में होता है और ईगली ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। एक्साइटमेंट में वह उसे मिस्टर टियोचुन कहकर बुलाती है, इस बात से थ्रिल्ड होकर कि उसे फाइनली जॉब मिल गई है। जब डे एंड होता है तो वह डिपार्टिंग कस्टमर को थैंक्स कहते हुए बीम करती है। उसकी हेल्प से जूनहो फूड ट्रक का हर लास्ट आइटम सेल आउट कर देता है। वह ईगली पूछती है कि क्या उसने अच्छा काम किया। जूनहो ऑकवर्ड हो जाता है, अनश्योर कि क्या आंसर दे। इसके बदले वह उसे एक बॉक्स दिखाता है जिसमें वही बर्न्ट पेस्ट्रीज रखी होती हैं जो उसने बनाई थी, और कहता है कि उसकी परफॉर्मेंस बस एवरेज थी। यह सुनकर सेह रिलीव्ड साई लेती है, प्रॉमिस करती है कि वह कल बेटर करेगी और फिर से उसे मिस्टर डायोचुन बुलाती है। जूनहो उसे करेक्ट करने वाला होता है कि उसका नाम डायोचुन नहीं है, लेकिन फिर खुद को रोक लेता है। वह डिसाइड करता है कि उसे जो भी बुलाए उससे फर्क नहीं पड़ता, जब तक उसके अंकल का नाम नेशन वाइड जाना शुरू हो जाए। अचानक वह स्नीज करती है। यह नोटिस करके कि उसे ठंड लग रही है, वह उसे घर तक वॉक के लिए अपनी जैकेट ऑफर करता है। यह सिंपल काइंडनेस उसे डीपली मूव कर देती है। वह जैकेट को अपने फेस से लगाती है और उसकी सेंट को ब्रीथ करती है। मीनवाइल अंकल देओकचुन का गोस्ट ऑलमोस्ट ओवर द मून होता है, प्राउड फील करता है कि लड़का प्रॉपर जेंटलमैन की तरह बिहेव कर रहा है। ट्रक के पास वापस आकर चुनहो उसे राइड ऑफर करता है। दोनों के बीच ऑकवर्ड साइलेंस सेटल हो जाती है। फिर से एडमिट करती है कि जॉब मिलने के बावजूद उसके पास सोने की कोई जगह नहीं है। यह सुनकर जूनहो और गोस्ट दोनों स्टन्ड रह जाते हैं। उसे बिलीव नहीं होता कि सेलिब्रिटी जैसी ड्रेस पहनने वाली वुमन होमलेस हो सकती है। वह उसे डे की वेजेस ऑफर करता है और कहता है कि कोई प्लेस ढूंढ ले। सही डीपली ब्लश करती है। उसे देखते हुए जुनहो सोचता है कि उसे लोगों को वरी करवाने की अजीब सी हैबिट है। बिना किसी सॉलिड प्लान के वह डिसाइड करता है कि उसे अपने प्लेस ले जाएगा। डिनर में वह रामेन बनाता है। वह एक्सप्लेन करता है कि फिलहाल उसके पास बस यही है। ची एक्साइटमेंट से लाइट अप हो जाती है और एक छोटे कैट को अपनी आर्म्स में पकड़ लेती है। वह एक एक्सपेंसिव सी फूड नूडल डिश याद करती है जो उसने बहुत पहले खाई थी। वह बताती है कि उसने रामेन सिर्फ एक बार ही खाया था, जिस पर जुनहो अस्यूम करता है कि शायद वह अफोर्ड नहीं कर पाती थी। रियलिटी में स्ट्रिक्ट डाइटरी रूल्स की वजह से उसे सिंपल फूड कभी खाने नहीं मिला था। वह कैट को हग करती है और कहती है कि यह थोड़ी बहुत मिस्टर जूनहो जैसा दिखता है। जूनहो एक्सप्लेन करता है कि यह बस एक स्ट्रे कैट है जो कभी कभी आ जाती है। वह कहती है कि उसे लगा था यह प्लेस कैट शेल्टर है, लेकिन जूनो कैजुअली रिवील करता है कि यह एक्चुअली उसका होम है, जो उसे कंप्लीटली ऑफ गार्ड कर देता है। जब रामेन रेडी हो जाता है वह उसे बोल पकड़ाता है। वह एक सिंगल बाइट लेती है और उसकी आईज लाइट अप हो जाती हैं। वह ईगली खाना स्टार्ट कर देती है, टेस्ट की तारीफ करती हुई, जिससे जून हो फ्लस्टर्ड हो जाता है। वह ऐड करती है कि नूडल्स स्पाइसी भी हैं और सॉफ्ट भी, और पूछती है कि उसने ऐसा कैसे बनाया। उसका सीक्रेट रिवील होता है। वह एग को थोड़ा मिल्क के साथ बीट करता है ताकि स्मूथ हो जाए, फिर कुक्ड नूडल्स को पोल में अच्छी तरह मिक्स करता है ताकि हर स्ट्रैंड कोट हो जाए। फाइनली वह केयरफुली ब्रॉथ डालता है और डिश कंप्लीट हो जाती है। स्टमक फुल होने के बाद वह थैंक्स कहती है और बताती है कि उसे याद
याद नहीं आखिरी बार उसने इतना खाया कब था। जब सोने का टाइम आता है तो वह इंसिस्ट करती है कि वह फ्लोर पर सोएगी ताकि लिमिट्स क्रॉस ना हो। जूनहो कर्टन क्लोज करता है और कहता है कि बेड शेयर करने में कोई इशू नहीं है। लेटते हुए वह पूछती है कि क्या उसे क्रैम्प्ड फील हो रहा है, लेकिन वह कहता है कि वह फाइन है। अंकल देओकुन का गोस्ट मटर करता है कि वह परफेक्ट डॉटर इन लॉ है और जूनहो को इडियट कहता है कि वह नोटिस नहीं कर पा रहा। सेडे के लिए थैंक्स कहती है और बताती है कि वह प्रूव करना चाहती थी कि वह खुद पर स्टैंड कर सकती है और वह पहला इंसान है जिसने उस पर बिलीव किया। वह कहती है कि आज पहली बार वह रियल नामी ही की तरह जी, न कि वो वर्जन जो सब एक्सपेक्ट करते हैं, और यह सब इस मीनिंगफुल डे की वजह से हुआ। वो प्रॉमिस करती है कि बदले में वह उसकी लाइफ चेंज करेगी। फिर वह पूछती है कि उस प्रॉमिस को फुलफिल करने की कॉस्ट कितनी होगी। जब जूनहो आंसर नहीं करता तो वह कर्टन खोल देती है। वह देखती है कि वह डीप स्लीप में है, ईयर्स प्लग्ड हुए, कंप्लीटली अनअवेयर। अचानक एक ब्लाइंडिंग लाइट रूम में भर जाती है और हेलीकॉप्टर की थंडरस रोर रात को चीर देती है। विंडो बाहर की तरफ एक्सप्लोड हो जाती है। रेडियो पर स्पेशल एजेंट अनाउंस करता है कि यंग मिस लोकेट हो चुकी है। एक एजेंट सेहे को पकड़कर वेटिंग हेलीकॉप्टर की तरफ ले जाता है और वह मिस्टर जुनहो को पुकारते हुए स्क्रीम करती है। गोस्ट एगनी में देखता रह जाता है जब उसे ले जाया जाता है और प्रोटैगनिस्ट साउंड अस्लीप रहता है, अनअवेयर, जबकि ओल्ड स्पिरिट अपनी लॉस्ट डॉटर इन लॉ के लिए रोता रहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सनलाइट शैटर्ड ग्लास के पीसेस पर रिफ्लेक्ट करता है जो फ्लोर पर बिखरे होते हैं। जूनहो कंफ्यूज्ड होकर वेकअप करता है और उसे कुछ भी याद नहीं होता। वह रेकेज को डिसबिलीफ में स्टेयर करता है। थोड़ी देर बाद वह फिर से फूड ट्रक पर अपनी यूजुअल रूटीन स्टार्ट करता है। मास्टर का गोस्ट बिटर साई लेता है, यह मोर्न करता हुआ कि उसे सच में लगा था कि उसे फाइनली डॉटर इन लॉ मिल गई है। ट्रक ऑपरेट हो रहा होता है और पास में एक मैसिव स्क्रीन पर सेहे का एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले होता है जिसे गोस्ट इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज कर लेता है। वह उसका नाम शाउट करता है और सब कुछ फाइनली क्लिक कर जाता है। उसे समझ आता है कि प्रॉमिस और कॉस्ट वाला सवाल कितना इंपॉर्टेंट था। पैनिक में गोस्ट जुनहो को स्कोल्ड करता है, इडियट कहता है कि उसने वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। सेहे की सडन डिसअपीयरेंस याद करते हुए उसे लगता है कि वे दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन कंप्लीट शॉक में सेहे अचानक सामने आ जाती है और कैजुअली अनाउंस करती है कि वह वापस आ गई है। जुनहो पूछता है कि उसके जाने के बाद क्या हुआ और उसकी विंडो क्यों टूटी हुई है। वह उसे एक चेक देती है, प्रीवियस डे के लिए थैंक्स कहने और ट्रबल कॉम्पेंसेट करने के लिए। गोस्ट अमाउंट देखकर फ्रीज हो जाता है, 1 अरब, रफली $500,000। जुनहो इंस्टेंटली सस्पिशियस फील करने लगता है। वह चेक को क्लोजली एग्जामिन करता है जबकि गोस्ट डिसबिलीफ में स्टायर करता रहता है। उनकी रिएक्शंस इग्नोर करते हुए ची पूछती है कि आज का स्पेशल क्या है और ये नोटिस करती है कि ट्रक थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। चेक को फेक मानते हुए जूनहो उसे ट्रैश में फेंक देता है और कहता है कि आज का स्पेशल फ्राइड चिकन है। यह सुनते ही वह इंस्टेंटली लाइट अप हो जाती है, फेमस कोरियन फ्राइड चिकन ट्राई करने के लिए एक्साइटेड हो जाती है, जिस पर गोस्ट पैनिक कर जाता है, चिल्लाते हुए कहता है कि पैसा रियल है और डेस्परेट होकर ट्रैश में डाइव करता है ताकि चेक वापस निकाल सके। से हेल्प ऑफर करती है जबकि गोस्ट उसे स्कोल्ड करता है कि उसने इतनी ऑब्वियस मिस्टेक कैसे नोटिस नहीं की। से की रिएक्शन देखकर जुनहो को पसीना आने लगता है। ची पूरी तरह स्टन्ड रह जाती है। आखिरकार वह 15 भाषाओं को जानती है, ब्रॉडकास्टिंग में एक्सेल करती है, हॉर्सबैक राइडिंग, अंडर वाटर ट्रेनिंग तक कर चुकी है और 7 इंस्ट्रूमेंट्स भी बजा सकती है, लेकिन उसे बैटर बनाना नहीं आता। फिर भी डिटर्मिनेशन के साथ वह अपने बाल बांधती है और डिक्लेयर करती है कि वह अपनी पूरी कोशिश करेगी। जूनहो उसे अनइंटरेस्टेड गेज से देखता है, उसके एंथुजियाज्म से बिल्कुल इम्प्रेस्ड नहीं होता। वह वार्न करता है कि उसके कपड़े गंदे हो सकते हैं, जिस पर वह पूछती है कि क्या उसका आउटफिट अनसूटेबल है। फिर बिना हेजिटेशन के वह वहीं फूड ट्रक के अंदर क्लोथ्स चेंज करना स्टार्ट कर देती है। वह अपने ओवरसाइज्ड कपड़े उतार कर साइड में फेंक देती है। नीचे स्लीक एथलेटिक आउटफिट होता है। जूनो का फेस ब्राइट रेड हो जाता है। इतना रिवीलिंग देखकर वह स्टन्ड रह जाता है। तभी से एक्सीडेंटली एक बोल गिरा देती है और उसका कंटेंट सीधे हॉट ऑयल में चला जाता है। ऑयल वायलेंटली इरप्ट करता है और वह गास्प करते हुए कहती है कि यह जॉब थोड़ा टेरिफाइंग है। चिकन के पीसेस हवा में एक्सप्लोड करने लगते हैं और वह पैनिक में स्क्रीम कर उठती है। इंस्टेंट रिएक्शन में जूनहो उसके सामने कूद जाता है और स्प्लैटरिंग ऑयल से उसे शील्ड करता है। हॉट ड्रॉपलेट्स स्पार्क्स की तरह उनके चारों तरफ बर्स्ट करते रहते हैं और वह उससे पूछता है कि क्या वह ठीक है। से का हार्ट जोर से पाउंड करता है। वह उसे देखती रहती है, फ्रोजन। यह समझ नहीं पाती कि इस इनक्रेडिबल आदमी के इतने पास खड़े होने पर क्या करे। वह सॉफ्टली उसका नाम विस्पर करती है, पूरी तरह इंट्रांस्ड होकर। अचानक कोई सेहे को आवाज देता
देता है और जून का फोकस टूट जाता है। शॉक में CIH अपनी माँ का नाम ब्रेथ आउट करती है। यहीं से फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। रिकॉर्डिंग स्टूडियो के अंदर एक वॉइस SH ग्रुप की चेयर वामन के आगमन की घोषणा करती है। ये यून हाइंग सेश की माँ होती है, एक पावरफुल और इंटिमिडेटिंग प्रेजेंस। बिना एक एक्स्ट्रा वर्ड वेस्ट किए चेयर वुमन डिमांड करती है कि उसकी डॉटर नामी ही कहाँ है। ट्रेम्बलिंग एम्प्लॉई जवाब देता है कि यंग मिस अभी तक नहीं पहुंची है और कांटेक्ट में भी नहीं है। कोल्ड स्टेयर के साथ वह उंगली के इशारे से सेक्रेटरी किम को बुलाती है और लॉयल एड इमीडिएटली आगे आ जाता है। यूनी योंग डिसाइड करती है कि वह खुद अपनी मिसिंग डॉटर को ढूंढेगी। प्रेजेंट में वापस आते ही फूड ट्रक के बाहर एटमॉस्फेयर सडनली शिफ्ट हो जाता है। गोस्ट पैनिक कर जाता है जब उसे रियलाइज होता है कि SH ग्रुप की चेयरवुमन खुद यहाँ आ चुकी है। सूट्स पहने कई आदमी आगे बढ़ते हैं और जूनहो को रिस्ट्रेन कर लेते हैं। सेकंड्स में ही उसे सबड्यूड करके इम्पोजिंग चेयरवुमन के सामने नील करवा दिया जाता है। सेक्रेटरी किम मेनेसिंग तरीके से खड़ा होकर पूछता है कि क्या वह अभी इस आदमी से डील करे। चेयरवुमन हाथ उठाकर सबको स्टैंड डाउन करने का ऑर्डर देती है और कहती है कि पहले वह इनकी बात सुनेगी। इम्पोजिंग चेयर पर बैठकर जैसे पूरी दुनिया उसकी हो, चेयरवुमन अनाउंस करती है कि वह उसके हर एक्सक्यूज को सुनेगी। वह यह भी ऐड करती है कि ये उसके फाइनल वर्ड्स भी हो सकते हैं, जिससे जून के अंदर चिल दौड़ जाती है। जून एक्सप्लेन करता है कि वह और सीही सिर्फ साथ काम करते हैं और फर्मली इंसिस्ट करता है कि उनके बीच कुछ भी नहीं है। सीही उसका सपोर्ट करती है और अपनी माँ से कहती है कि उसे उसकी बातों पर ट्रस्ट करना चाहिए। चेयरवुमन एक पीस फ्राइड चिकन उठाती है, क्यूरियोसिटी से उसे स्टडी करती है और पूछती है कि इसकी कॉस्ट कितनी है। जूनहो जवाब देता है कि 10,000 है, जिस पर वह रिमार्क करती है कि कॉमन फूड के लिए 10,000 प्रति पीस परफेक्टली सुटेबल लगता है। यह सुनकर जूनहो उसे करेक्ट करने की कोशिश करता है कि 10,000 पूरे डिश का प्राइस है, लेकिन वह उसे इग्नोर कर देती है और शार्प सीरियस गैज से अपनी डटर को देखती है। वह पूछती है कि क्या उसे पता भी है कि फेमस नामी ही कौन है। बोर्ड एक्सप्रेशन के साथ जून कहता है कि उसे कोई आइडिया नहीं है। सीही की माँ अस्यूम करती है कि वह सोशल स्टेटस के डिफरेंस की वजह से इग्नोरेंस एक्ट कर रहा है। बिना टोन सॉफन किए वह ब्लंटली पूछती है कि क्या वह उसकी प्रेशियस डॉटर से प्यार करता है। जूनो ऑनेस्टली जवाब देता है कि उसे वह पसंद भी नहीं है। चेयरवुमन अपना टेम्पल होल्ड करती है और कामली कंक्लूड करती है कि उसकी डॉटर ही लव में है। आईज में एंगर फ्लेयर होता है और वह डिमांड करती है कि क्या उसने पिछली रात उसकी डॉटर के साथ बिताई थी। यह सुनते ही से का फेस ब्राइट रेड हो जाता है और क्वेश्चनिंग और इंटेंस हो जाती है। सिचुएशन से ओवरवेल्म्ड होकर चेयरवुमन अचानक फेंट करने का एक्ट करती है और सेक्रेटरी किम पैनिक कर जाता है। अनॉयड होकर जूनहो फिर से कहता है कि पिछली रात उनके बीच कुछ भी नहीं हुआ। चेयरवुमन रिकवर होकर पास झुकती है और पूछती है कि क्या वह कैजुअली उसकी डॉटर को देख रहा है। जूनहो डिनाई करता है, लेकिन वह फर्दर प्रेस करती है, पूछती है कि क्या वह उससे शादी करने का प्लान रखता है। अनडिस्गाइज्ड कंटेम्प्ट के साथ वह डिक्लेयर करती है कि एक स्ट्रीट वेंडर को ऐसा सपना देखने का भी कोई हक नहीं है। यह एरोगेंस जूनहो को स्पीचलेस छोड़ देता है। इसके बाद चेयरवुमन सेक्रेटरी किम को कुछ स्पेशल लाने का ऑर्डर देती है। सेक्रेटरी एक ब्रीफ केस खोलता है जो कैश से भरा होता है। CI और गोस्ट अंकल दोनों उसे यह मैडनेस रोकने के लिए चिल्लाते हैं। यूनही योंग कामली 10 अरब ऑफर करती है और अंकल का स्पिरिट इतना एक्साइटेड हो जाता है कि उसे फ्यूचर इन लॉ कहने लगता है। नोट्स हवा में मनी स्टॉर्म की तरह उड़ने लगते हैं। सेख हॉरर में अपना फेस छुपा लेती है, अपनी माँ के डिस्प्ले से ह्यूमिलिएटेड फील करती है। मीनवाइल चेयरवुमन बिल्कुल अनफेज्ड रहती है, एक्सप्रेशन नहीं बदलता और जून से कहती है कि पैसा ले और उसकी डॉटर से शादी कर ले। जून फ्रोजन खड़ा रहता है, प्रपोजल और कैश के पहाड़ से ओवरवेल्म्ड होकर। वह और से शॉक में एक दूसरे को देखते हैं। चेयरवुमन फिर रिपीट करती है कि वह पैसा एक्सेप्ट करे और उसकी डॉटर से शादी करे। जूनहो कंफ्यूजन में मैरिज शब्द को डिसबिलीफ के साथ दोहराता है। से क्विकली बीच में आती है, अफेक्शनेटली अपनी माँ से क्लिंग करती है और थोड़ा सा पॉइंट आउट करती है कि यह परफॉर्मेंस कितनी एम्बैरेसिंग है। सुपीरियर स्माइल के साथ चेयरवुमन कहती है कि शादी के लिए सिर्फ एक कंडीशन है। वह कंडीशन बताने से पहले ही जूनहो फर्मली डिक्लेयर करता है कि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। चेयरवुमन उसकी डिफायंस को क्यूट बताती है और कहती है कि अभी इतना स्केर्ड मत हो। फिर वो कंडीशन रिवील करती है। वह कहती है कि उसे फूड ट्रक छोड़कर SH ग्रुप ज्वाइन करना होगा। वह एक्सप्लेन करती है कि अगर उसे उसकी डॉटर से शादी करनी है तो उसे भी उसी सोशल लेवल तक रेज होना पड़ेगा। यह सुनते ही जूनहो ब्रीफकेस पर हाथ पटक देता है। उसका एक्सप्रेशन डार्क हो जाता है और वह पूछता है कि क्या उसका असली गोल शुरू से फूड ट्रक ही था। वह क्लोजर आकर कहता है कि उसे इन चीजों की शार्प स्मेल आती है, जिससे वह उसे क्लियरली अनसेटल कर देता है। वह लीड होकर कहता है कि उसके लिए वह एक कॉन आर्टिस्ट की तरह स्मेल करती है। चेयरवुमन
एडमिट करती है कि उसे उसकी बोल्डनेस पसंद है, लेकिन एक फाइनल कंडीशन ऐड करती है। फियर्स क्लेयर के साथ वह कहती है कि उसे ऐसे घोड़े पसंद नहीं जो टेम ना हो सके। जूनहो खाना उठाता है और डिक्लेयर करता है कि वह कभी भी किसी के कंट्रोल में सरेंडर नहीं करेगा। बैक टर्न करके वह उसे कहता है कि दोबारा उसे ढूंढने मत आना। वह ऐड करता है कि यही मैसेज नाम से के लिए भी है। से हार्ट ब्रेक में उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है, लेकिन वह जा चुका होता है। एल्सवेयर एसएच ग्रुप का टावरिंग हेडक्वार्टर सिटी स्काईलाइन पर डोमिनेट करता है। अंदर चेयरवुमन के ऑफिस पर पॉलिश्ड नेम प्लेट लगा होता है। वहीं सीआई अपनी मां का सामना करती है और कहती है कि उसने पूरी लाइफ उसके कमांड्स फॉलो किए हैं। वह कहती है कि पहली बार उसे अपनी लाइफ में कुछ ऐसा मिला है जो वह खुद के लिए चाहती है। वह रोते हुए कहती है कि उसे कोई पसंद आया है और पूछती है कि क्या सच में प्रॉब्लम सिर्फ मनी है। उसकी माँ कॉफी कप पकड़े साइलेंट और डिस्टेंट रहती है और अपनी डॉटर का रैंट सुनती रहती है। से फिर पूछती है कि क्या वह उस आदमी को इसलिए डाउन देख रही है क्योंकि वह महीने में 1 बिलियन नहीं कमाता, या इसलिए क्योंकि वह सिर्फ एक स्ट्रे है। ये कहते कहते से हांफने लगती है, कंप्लीटली आईसी लुक के साथ। चेयरवुमन पूछती है कि क्या उसकी डॉटर अपनी छोटी परफॉर्मेंस खत्म कर चुकी है। वह क्लोजर आकर कहती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता उसकी डॉटर किसे डेट करती है, क्योंकि कोई भी कभी उनके लेवल पर खड़ा नहीं हो सकता। कोल्ड और डार्क टोन में वह कहती है कि वह अपनी डॉटर को उस आदमी के साथ रहने की इजाजत देगी। वह ऐड करती है कि उसे अपने पास बनाए रखने के लिए बस इतना करना होगा कि वह कभी दोबारा उस पैथेटिक फूड ट्रक में काम न कर पाए। उसकी माँ उसे इंटिमिडेट करती है, कहती है कि एसएच ग्रुप के सेक में उसे ओबे करना ही होगा और जैसे वह हमेशा करती आई है वैसे ही अब भी करना पड़ेगा। आंखों में आंसू भर आते हैं। सेहे खुद को कॉर्नर्ड फील करती है और उसकी माँ उसे गुड गर्ल कहती रहती है। मीनवाइल फूड ट्रक की लाइफ नॉर्मल होती हुई दिखाई देती है। प्रोटैगनिस्ट अपने अंकल की फोटो से बात करता है और कहता है कि उसने वह ट्रक प्रोटेक्ट किया है जो उसके अनके ने छोड़ा था। गॉस्ट कंप्लेन करता है कि उसी बिजनेस के लिए उसने 10 अरब एक फेंक दिए। चून्हो के थॉट्स नमीही की तरफ ड्रिफ्ट करते हैं। उसे याद आता है कि वह पास्ट में उससे कितनी सिमिलर लगती थी, लेकिन फिर वह वंडर करता है कि कहीं उसे आखिर में सिर्फ ट्रक ही तो नहीं चाहिए था। जूनहो फोटो को गुस्से में टैप करता है, रियलाइज करता है कि वह फिर से ऑलमोस्ट स्कैम्ड हो गया था। अपने रिफ्लेक्शन को देखते हुए वह कहता है कि वह इस फूड ट्रक को अपनी जान से प्रोटेक्ट करेगा। कंपनी में सेक्रेटरी किम लॉक डोर पर खुद को मारते हुए यंग मिस से काम डाउन होने की भीख मांगती है। रूम के अंदर सिया बेड पर गिर जाती है और स्क्रीम करती है कि सब कुछ उसकी माँ की गलती है। टीयर्स में वह इंसिस्ट करती है कि 10 अरब एक उसके लिए कुछ भी नहीं है और इस बात पर रोती है कि जुन्हो ने उसे वापस न आने को कहा था। वह अपनी माँ को टेरिबल और मैनिपुलेटिव कहती है और डर से कांपती है कि वह आगे क्या करेगी। उसे लगता है कि किसी तरह उसे जूनहो को प्रोटेक्ट करना होगा। तभी उसे जूनहो का सीरियस लेकिन जेंटल फेस याद आता है। उसे वह मोमेंट याद आता है जब उसने जैकेट से उसे वार्म किया था और फूड ट्रक में बिताया गया वह इंटेंस पल। चीक्स जलने लगते हैं और वह खुद से एडमिट करती है कि वह उससे पूरी तरह प्यार कर बैठी है। बेड पर बैठते ही उसके दिमाग में अचानक एक आइडिया आता है। वह पूरी आवाज में अपनी सेक्रेटरी को चिल्लाकर बुलाती है। भागते हुए बाहर आकर वह सेक्रेटरी किम को पकड़ लेती है और इमीडिएटली सब कुछ प्रिपेयर करने का ऑर्डर देती है। स्लाई और डिटरमिन्ड लुक के साथ वह अपना बिग प्लान रिवील करती है, एक प्रपोजल। मीनवाइल एक ब्राइट मॉर्निंग में जूनहो की स्ट्रे कैट पीसफुली नैप कर रही होती है। जूनहो वेकअप होकर कहता है कि आज का वेदर बिजनेस के लिए परफेक्ट है। फिर वह फ्राउन करता है और सोचता है कि इतनी सुबह हेलीकॉप्टर इतना लाउड क्यों है। ऊपर देखने पर वह देखता है कि हेलीकॉप्टर उसका पूरा फूड ट्रक उठाकर स्काई में ले जा रहा है। वह फ्रीज हो जाता है, जो देख रहा है उसे प्रोसेस नहीं कर पाता। फिर रियलिटी हिट करती है और वह स्क्रीम करता है कि उसका ट्रक किडनैप किया जा रहा है। पैनिक में वह हेलीकॉप्टर को रुकने के लिए चिल्लाता है, लेकिन कोई नहीं सुनता। बिना टाइम वेस्ट किए वह उसके पीछे स्प्रिंट करना स्टार्ट कर देता है। जल्दी ही उसे रियलाइज होता है कि वह कीप अप नहीं कर सकता और वह एक बाइक रेंट करके फ्लाइंग ट्रक का पीछा करता है। पूरी ताकत से पेडल मारते हुए वह कोशिश करता है कि उसकी नजर से ट्रक ओझल ना हो। एग्जॉस्टेड होकर वह एक बिल्डिंग के पास पहुंचता है और डिमांड करता है कि उसका ट्रक वापस किया जाए। आगे देखते ही वह पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है। वहां एक ब्रांड न्यू फूड ट्रक खड़ा होता है, एक मॉन्स्ट्रस हाई एंड मॉडल जिस पर ह्यूज गिफ्ट रिबन बंधी होती है। स्लोली उसका डोर कॉन्सर्ट स्टेज के कर्टन्स की तरह खुलता है। उसके सामने सेहे डैजलिंग वेडिंग गाउन में अंदर दिखाई देती है। लविंग गेज और रेडियंट स्माइल के साथ वह उसका नाम पुकारती है। वह कहती है कि उसने यह सब पूरे दिल से सिर्फ उसी के लिए प्रिपेयर किया है। वह खुशी से ट्रक के चारों तरफ लगी जायंट रिबन को खींचती है और जूनहो स्पीचलेस खड़ा रहता है। व्हीकल के साइड पर एलिगेंट कोल्ड
गोल्डन लेटर्स में लिखा होता है SH डाइनिंग क्रूज। वह प्राउडली कहती है कि यह अल्ट्रा लग्जूरियस फूड ट्रक खास उसी के लिए बनाया गया है। वह क्लोजर आकर कहती है कि अब से वे दोनों इसी जगह साथ रहेंगे। फ्यूरियस होकर जून हो उसे वॉल के अगेंस्ट स्लैम करता है और डिमांड करता है कि उसने यह सब क्या किया है। फ्लैशबैक में ची किचन में एप्रन पहने दिखाई देती है, बिल्कुल हाउसवाइफ जैसी। वह वेजिटेबल्स चॉप करने की कोशिश करती है, लेकिन साफ दिखता है कि उसमें कोई टैलेंट नहीं है। तभी कोई उसकी मदद के लिए आगे आता है। वह सरप्राइज से रिएक्ट करती है जब एक पेयर ऑफ हैंड्स जेंटली उसके हाथों को गाइड करता है। चुन्हो उसके पीछे खड़ा होता है और केयर के साथ उसके हाथ पकड़कर हेल्प करता है। वह सॉफ्ट टोन में कहता है कि उसने पहले ही वार्न किया था कि रिस्की कुछ न करे। फ्लस्टर्ड होकर वह जवाब देती है कि वह बस पर चुन्हो की मदद करना चाहती थी। चुन्हो उसे एम्ब्रेस करता है और कहता है कि उसकी प्रेजेंस ही एक गिफ्ट है। इंटेंसली रोमांटिक मोमेंट में वह अपना लव कन्फेस करता है और वे पैशनेट किस शेयर करते हैं, लेकिन ये सब सिर्फ एक ड्रीम निकलता है। रियलिटी में सेहे सेक्रेटरी किम को किस करने की कोशिश कर रही होती है। सेक्रेटरी कंफ्यूज होकर पीछे हटती है और पूछती है कि उस आदमी में ऐसा क्या ग्रेट है। फिर उसे याद आता है कि यंग मिस की सिंपलेस्ट एसेट्स की वैल्यू ही करीब 900 अरब है। उसके अलावा सीआई के पास हिडन आर्ट कलेक्शन है जिसकी वैल्यू 30 ट्रिलियन है। साथ ही प्राइवेट स्पेस स्टेशन और सीक्रेट सबमरीन्स की फ्लीट्स भी हैं। सेक्रेटरी ऑलमोस्ट ब्रेकडाउन कर जाती है और कहती है कि इन सब के सामने जूनहो के पास बस एक छोटा सा फूड ट्रक है। सेहे एक्सप्लेन करती है कि जूनहो ने उसके अंदर की उस एम्प्टीनेस को फिल किया है जिसे और कोई चीज कभी नहीं कर पाई। वह कहती है कि उसके पास जो कुछ भी था उनमें से कुछ भी ऐसा नहीं था जो वह सच में चाहती हो। अब पहली बार उसकी लाइफ में कुछ ऐसा है जिसे वह जेन्युइनली डिजायर करती है और वह डिक्लेयर करती है कि वह किसी भी हाल में इसे खोने वाली नहीं है। वह कहती है कि फूड ट्रक में बिताया गया वह मोमेंट प्योर मैजिक जैसा फील हुआ था, जहां उसका स्टेटस बिल्कुल मैटर नहीं करता था। उसे लगता है कि उस छोटे से स्पेस में उसने ऐसी हैप्पीनेस डिस्कवर की है जिसे मनी कभी बाय नहीं कर सकता। वह इंसिस्ट करती है कि उसने यह सब अपने लिए प्रिपेयर किया है सिर्फ इसलिए क्योंकि वह हैप्पी रहना चाहती है। वह ऐड करती है कि ऑब्वियसली वह मिस्टर जुनहो को भी दुनिया का सबसे खुश आदमी बनाना चाहती है। खुद को सिंड्रेला से कंपेयर करते हुए वह प्रॉमिस करती है कि वह उसके लिए सब कुछ चेंज कर देगी और उसे रियल प्रिंस बना देगी। वह कहती है कि उसे वरी करने की जरूरत नहीं है, बस ग्लास स्लीपर्स पहनकर उसके पास आ जाना है। लेकिन अगली ही सेकंड में उसकी फेरी टेल टूट जाती है। जुनहो बिना हेजिटेशन के ग्लास स्लीपर्स को अपने पैर से क्रश कर देता है। डार्क एक्सप्रेशन के साथ वह क्लोजर आता है। स्टिल फ्यूरियस रहते हुए वह उसे पिंड रखता है और पूछता है कि उसके ओरिजिनल फूड ट्रक के साथ उसने क्या किया है। वह कहता है कि उसके अंकल के नाम को उस फ्लैशी न्यू ट्रक से स्टेन मत करो। सेहे पूरी तरह ओवरवेल्म्ड हो जाती है और पूछती है कि वह ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। सेक्रेटरी किम स्नैप करती है और यंग मिस के साथ रफ बिहेव करने के लिए उस पर चिल्लाती है। जुनो को पास्ट का वह न्यूज ब्रॉडकास्ट याद आता है जिसमें स्कैम की वजह से उसने सब कुछ खो दिया था। वह एक्सप्लेन करता है कि उसे अच्छी तरह पता है लोग कैसे स्वीट वर्ड्स को बेट बनाकर दूसरों को ठग लेते हैं और सब कुछ छीन लेते हैं। वह फर्मली कहता है कि वह उसी ट्रिक में दोबारा फंसने वाला नहीं है। यह सुनकर सेक्रेटरी बाफल्ड रह जाती है। वह सेहे की तरफ मुड़कर कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि वह एएएस है या कुछ और। वह ट्रक पर लिखे अपने अंकल के नाम की तरफ इशारा करता है और डिक्लेयर करता है कि वह उसे अबैंडन करने वाला नहीं है। डिफाइंड स्टेयर के साथ वह अपनी चेस्ट थंब करता है और कहता है कि अगर हिम्मत है तो उसका फूड ट्रक छीन कर दिखाएं। सेहे ब्लश करती है और सोचने लगती है कि उसने असल में उन वर्ड से क्या मीन किया था। उसे रियलाइज होता है कि उसके लिए उसका रिच होना या न होना मैटर नहीं करता। इसी वजह से वह उसका मीनिंग गलत समझ लेती है और कन्विंस कर लेती है कि वह ट्रक की नहीं उसके हार्ट की बात कर रहा था। उसके दिमाग में सब कुछ क्लिक कर जाता है और वह अचानक बेहद होपफुल हो जाती है। प्रोटैगनिस्ट दोनों को सीरियस एक्सप्रेशन से देखता है। अब तक ची पूरी तरह उससे प्यार कर चुकी होती है। इसके बाद जूनहो वापस अपने काम में लग जाता है। सिग्नेचर कॉर्न डॉग्स बनाते हुए वह हर एक को सीजन्ड शेफ की एक्सपर्ट फ्लेयर के साथ फिनिश करता है। स्टाइलिश मोशन में सॉल्ट स्प्रिंकल करता है। स्माइल करते हुए वह फ्रेश कॉर्न डॉग लाइन में खड़े अगले कस्टमर को ऑफर करता है। पेड़ के पीछे छुपकर देखते हुए सीआई खुद से प्रॉमिस करती है कि वह आज उसे हर एक आइटम सेल कराने में हेल्प करेगी। जुनो को पूरा सिचुएशन सस्पिशियस लगता है, लेकिन वह यह भी डिनाई नहीं कर पाता कि बिजनेस बूमिंग है। फिर भी वह कस्टमर्स में कुछ ऑड नोटिस करने लगता है। उनमें से एक बिना बाइट लिए ही फूड की लाउडली तारीफ करता है और उसी मोमेंट
जूनहो को डाउट हो जाता है। उसी टाइम सी उसे एरिया स्कैन करते हुए देख लेती है, जैसे वो किसी शेडी चीज के लिए अलर्ट हो। पास में कैट पीसफुली नैप कर रही होती है और जूनहो स्ट्रेंज क्राउड को इग्नोर करने का डिसाइड करता है और नेक्स्ट कस्टमर को बुलाता है। सी आगे आती है और डिक्लेयर करती है कि वह सब कुछ बाय करेगी, लेकिन जून उसे तुरंत पहचान लेता है। वह फिर से अलग डिस्गाइज में ट्राई करती है, फिर भी वह रिपीट करता है कि वह मिस नामसिही को कुछ सेल नहीं करेगा। गिव अप करने से मना करते हुए वह एक बार फिर अडोरेबल कॉस्ट्यूम में सामने आती है और इस बार जूनहो पूरी तरह पेशेंस खो देता है। वह उसे स्टबर्न कहता है और ओवर साइज्ड किटन हेड को खींचकर उतार देता है। फ्रस्ट्रेटेड होकर सी पूछती है कि वह उसे फूड सेल करने से मना क्यों कर रहा है। वह इंसिस्ट करती है कि उसे कम से कम एक चांस तो देना चाहिए, जबकि जूनहो उसकी कॉन्फिडेंस की बेसिस पर सवाल करता है। सीआई अपनी वॉइस रेस करती है और पूछती है कि उसे क्या करना होगा। कहती है कि वह कुछ भी करने को रेडी है। जूनहो उसकी बातों पर एक मोमेंट के लिए सोचता है, फिर अचानक बिना वार्निंग के वह उसे हग कर लेता है। सीआई इस अनएक्सपेक्टेड जेस्चर से स्टन्ड रह जाती है। हार्ड ब्लश करते हुए वह अंदर ही अंदर पैनिक करने लगती है। कन्विंस्ड होती है कि वह इस तरह के मोमेंट के लिए रेडी नहीं है। वह इमेजिनेशन में एक ड्रामेटिक रोमांटिक किस देखती है। वहीं उसी जगह वह आंखें बंद कर लेती है और खुद को रेडी करती है। कहती है कि वो मिस्टर जून हो के लिए रेडी है। जून हो कंफ्यूजन में उसे देखता है और पूछता है कि मिस नामी ही क्या कर रही है। असल में वह तो बस उसकी वेस्ट पर एप्रन बांधने की कोशिश कर रहा होता है और उसे समझ ही नहीं आता कि वह इतना रिएक्ट क्यों कर रही है। वह कहता है कि अगर उसे खाना है तो उसे भी बाकी लोगों की तरह अर्न करना होगा। फायर्ड अप होकर सी ये आउटफिट चेंज करती है और उसकी चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है। हिम के साथ काम करने के चांस से वह थ्रिल्ड होती है। जून हो फिर से उसके रिवीलिंग क्लोथ से इरिटेटेड हो जाता है और उसे एप्रन पहनने को कहता है। वह अग्री करती है, थोड़ी डिफ्लेटेड फील करते हुए। काम के दौरान सेहे डिलिजेंटली कस्टमर्स सर्व करती है, जबकि साइड से कोई क्वाइटली उसकी पिक्चर्स ले रहा होता है। एक फोटो में वह खुशी से बीम कर रही होती है जब वह कॉर्न डॉग पर सॉस डालने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन सॉस पूरी तरह मिस हो जाता है। दूसरी फोटो में वह ऑलमोस्ट फ्रायर को आग लगा देती है, जिससे जुनहो फुल पैनिक मोड में चला जाता है। सारी केओस के बाद आखिरकार वह खुद बनाया हुआ कॉर्न डॉग टेस्ट करती है। लास्ट फोटो में दिन के एंड पर दोनों साथ में खड़े होते हैं, एक स्वीट और चार्मिंग मोमेंट शेयर करते हुए। रिवील होता है कि फोटोज सेक्रेटरी किम ले रही होती है, चेयरवुमन से फोन पर बात करते हुए। सेक्रेटरी की आंखों में लुक बताता है कि वह प्रोटैगनिस्ट के खिलाफ कुछ प्लान कर रही है। सीन शिफ्ट होकर लेटर का हो जाता है। घर पर जूनहो का फोन नॉन स्टॉप नोटिफिकेशन से बज करता रहता है। शावर से बाहर निकलते हुए वह वंडर करता है कि इतनी मैसेजेस कौन भेज रहा है। यह सीहे ही होती है जो उसे डेट के लिए पूछ रही होती है। वह अपनी आउटफिट की फोटो भेजती है और पूछती है कि क्यूट लग रही है या नहीं, लेकिन जुनहो उसे इग्नोर कर देता है और सारे मैसेजेस अनरेड छोड़ देता है। वह डिसाइड करता है कि वह उसे इग्नोर करता रहेगा, फिर भी फोन लगातार वाइब्रेट करता रहता है जो उसे क्रेजी कर देता है। अनॉयड होकर जुनहो कंप्यूटर की तरफ जाता है और एक नया ईमेल ओपन करता है। ईमेल का रिजल्ट देखते ही वह लैपटॉप हाथ में लेकर चेयर से उछल पड़ता है। फूड ट्रक पर वह लाउडली सेलिब्रेट करता है क्योंकि उसने एम्यूजमेंट पार्क वेंडर स्पॉट की ऑक्शन जीत ली होती है। जल्द ही वह पार्क में आइसक्रीम प्रिपेयर करता दिखाई देता है, इंप्रेसिव स्किल के साथ। आइसक्रीम का स्वर्ल, चॉकलेट सिरप और ब्राइट रेड चेरी उसे इरेजिस्टिबल बना देते हैं और दिन का हाईलाइट बन जाते हैं। जुनो कहता है कि सब रेडी है और अब वह फाइनली स्टार्ट कर सकता है, लेकिन उसे स्ट्रेंज लगता है क्योंकि अम्यूजमेंट पार्क पूरी तरह एम्प्टी होता है। वर्स यह कि ओपनिंग टाइम भी पास हो चुका होता है और एक भी कस्टमर नहीं आता। वह वंडर करता है कि शायद वेदर की वजह से ऐसा हो रहा है, सोचता है कि शायद बारिश होने वाली है। तभी सीआई अचानक आकर उसके हाथ में पकड़ी आइसक्रीम लिक कर लेती है। स्माइल के साथ वह उसका नाम लेती है और कहती है कि उसे खुशी है कि वह फाइनली आ गया। जुनहो स्टन्ड होकर पूछता है कि उसने उसे कैसे ढूंढ लिया। उसके दिमाग में एपिफनी होती है और उसे ट्रूथ पर शक होने लगता है। नैरोड आइज के साथ वह पूछता है कि क्या अम्यूजमेंट पार्क भी एसएच ग्रुप का है। से डिनायल में हेड शेक करती है और कहती है कि वह गलत है। फिर वह रिवील करती है कि आज कोई और कस्टमर आने वाला नहीं है, जिससे जुनहो फ्यूरियस हो जाता है। वह प्राउडली बताती है कि उसने पूरा अम्यूजमेंट पार्क सिर्फ उनके लिए रेंट किया है। वह ऐड करती है कि अगर वह ऐसा पूरे महीने करे तो सिर्फ वही उससे बाय कर पाएगी। यह सुनकर जूनहो रियलाइज करता है कि वह पूरी तरह ट्रैप्ड है और सीआई उसे ट्रायम्फेंट स्माइल देती है। उसका रिस्ट पकड़े हुए वह चीयरफुली कहती है कि आज वह सिर्फ उसी पर फोकस करे। वह उसे एम्प्टी पार्क में खींचते हुए ले जाती है जैसे यह
उनका प्राइवेट वर्ल्ड हो। दूर से सेक्रेटरी किम सब कुछ अनफोल्ड होते देखती है और कहती है कि वह चेयरवुमन के लिए स्टेप इन करेगी, लेकिन चेयरवुमन रिप्लाई करती है कि वह खुद ऑर्डर्स हैंडल करेगी और सेक्रेटरी किम को इंटरफियर न करने को कहती है। सेक्रेटरी किम क्वाइटली मम्बल करती है कि क्या उसे ट्रस्ट नहीं किया जा रहा। फ्रस्ट्रेशन से भरकर वह अपनी फिस्ट इतनी टाइट क्लेंचेस करती है कि वॉल क्रैक हो जाती है। फियर्स डिटर्मिनेशन के साथ वह कहती है कि वह अपनी वर्थ अपने तरीके से प्रूव करेगी। नियर बाय राइड पर बैठी वह सोचती है कि प्रोटैगनिस्ट ही सारी प्रॉब्लम्स की रूट है और थ्रेट्स रिमूव करना उसकी ड्यूटी है। वह डिसाइड करती है कि सिचुएशन वर्स होने से पहले डेंजर न्यूट्रलाइज करना होगा। वह कंक्लूड करती है कि थ्रेट एलिमिनेट करने के लिए उसे सिड्यूस करना होगा। उसे याद आता है कि उसने प्रोफेशनल डेटिंग कोर्स पर 5 मिलियन खर्च किए थे और अब उसे कॉन्फिडेंस है क्योंकि उसने हर रिलेशनशिप थ्योरी मास्टर कर ली है। मीनवाइल प्रोटैगनिस्ट पूरी तरह से अनवेयर होता है और उसकी इंटेंस स्टेयर के नीचे नर्वस स्वेट करने लगता है। राइड स्पीड पकड़ती है और वो कहती है कि पहला स्टेप कांस्टेंट आई कांटेक्ट मेंटेन करना है। रोलर कोस्टर डाइव करता है और वह बिना ब्लिंक किए उसे घूरती रहती है। सीआई एक्साइटमेंट में स्क्रीम करती है और राइड तेज होती जाती है। वह खुशी से हंसती है और प्योर हैप्पीनेस में जुनहो का नाम चिल्लाती है। दूसरी राइड पर सेक्रेटरी किम पीछे से उसे पकड़ लेती है, अपनी फिजिकल टच टेक्निक अप्लाई करती है जिससे उसकी सांस रोकने का प्लान होता है, लेकिन वह इंस्ट्रक्शन को लिटरली ले लेती है और पूर गाय का गला दबा देती है। वाटर राइड में तीनों पूरी तरह भीग जाते हैं और सेक्रेटरी किम सोचती है कि उसका प्लान फ्लॉलेस है। सी चिल्लाती है कि वह अपनी लाइफ का बेस्ट टाइम जी रही है। बाद में ट्रिपिंग वेट जूनहो देखता है कि सी उस मोमेंट की फोटो पकड़े हुए है। वह कहती है कि यह किसी खास चीज के लिए परफेक्ट टाइमिंग है और उसका हाथ पकड़कर खींच लेती है। जल्द ही दोनों स्कूल यूनिफॉर्म्स में क्लासिक अम्यूजमेंट पार्क फोटो शूट के लिए दिखाई देते हैं। बूथ के अंदर सिया उसके चीक पर किस देती है, लेकिन जूनहो एक्सप्रेशनलेस रहता है और हाथ से ब्लॉक कर देता है। उसका किटन हेडबैंड उसे क्यूट प्रेडेटर जैसा बनाता है, जबकि जून माउस ईयर्स पहने होता है। तगाता राइड पर सीए बार्स छोड़ देती है और उससे क्लिंग कर लेती है, हर स्विंग पर बाउंस करते हुए, और अननोइंगली उसका नेक चोक कर देती है। जुनहो सांस लेने की कोशिश करता है और बुदबुदाता है कि उसे सांस नहीं आ रही। ये देखकर सेक्रेटरी किम अपनी सीट से जंप करती है और कहती है कि वह हार नहीं मानेगी, लेकिन जैसे ही ह्यूज प्लेटफॉर्म नीचे गिरता है वह बैलेंस खो देती है। स्लो मोशन में उसे अपनी मिस्टेक रियलाइज होती है और वह जूनहो को चिल्लाकर कहती है कि उसका हाथ पकड़ ले। प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि वह खुद को बॉडीगार्ड कैसे कह सकती है जब वह बेसिक राइड पर भी सीधी नहीं रह पा रही। फ्यूरियस होकर सेक्रेटरी किम पूछती है कि उसने अभी क्या कहा। गुस्से में वह उसका आर्म पकड़ती है और एक स्विफ्ट मूवमेंट में उसे शोल्डर के ऊपर फ्लिप करके जमीन पर पटक देती है। चक्कर में पड़ा हुआ वह पूछता है कि क्या उसने अभी उसे उसका हाथ पकड़ने को नहीं कहा था। सेक्रेटरी किम फिर सेहे को अपने पास खींच लेती है और सवाल करती है कि वह इन सब बातों से बिल्कुल अनअफेक्टेड क्यों है। उसे समझ नहीं आता कि उसकी सेडक्शन टेक्निक्स इतनी बुरी तरह फेल क्यों हो रही हैं। वह इंसिस्ट करती है कि उसकी थ्योरीज फ्लॉलेस हैं और सोचती है कि गलती कहाँ हुई। प्लान ए खराब होने के बाद वह डिसाइड करती है कि अब प्लान बी का टाइम है। राइड के स्टीयरिंग व्हील को पूरी ताकत से पकड़कर वह उसे मैक्सिमम स्पीड पर घुमाने लगती है। सेहे खुशी से स्क्वील करती है, एक्सट्रीम स्पिन का मजा लेती हुई, लेकिन जूनहो डिजी होने लगता है और उसे रुकने के लिए कहता है। उसका प्लान सिंपल होता है, उसे डिसोरिएंट करो और फिर ब्रेन वॉश करके उससे प्यार करवा लो। राइड इतनी वायलेंटली स्पिन करने लगती है कि लिटरल टॉर्नेडो बन जाती है। जूनहो और सेहे पैनिक में स्क्रीम करते हैं, घूमते हुए। फेड अप होकर जूनहो सेक्रेटरी किम की रिस्ट्स पकड़ लेता है और उसे उसकी मैडनेस रोकने को कहता है। सेक्रेटरी किम फ्रीज हो जाती है क्योंकि वह अचानक उसका हाथ पकड़ लेता है। वो उसे डीप और अनब्रोकन केस से देखता है और उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। उसकी फर्म ग्रिप और इंटेंस आई कांटेक्ट उसकी ही थ्योरी को उल्टा बैकफायर करा देते हैं। वह कंप्लीटली रेड फेस्ड और स्पीचलेस हो जाती है। वह कहता है कि उसे चक्कर आ रहा है और वह सोचने लगती है कि कहीं वह खुद ही उससे फॉल तो नहीं कर रही। वह उसे छोड़ने को कहता है लेकिन वह मना कर देती है, जिस पर वह वार्न करता है कि अगर उसने नहीं छोड़ा तो वह यहीं प्यूक कर देगा। उसे रियलाइज होता है कि वह लगभग उसका पूरा प्लान रिवर्स कर चुका है और वह सोचती है कि वह कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है। फिर वह साइडवेज ग्लांस करती है और सोचती है कि यंग मिस उसे इस हालत में बिल्कुल नहीं देखनी चाहिए। लकीली सेहे का दिमाग घूम रहा होता है, इसलिए उसने कुछ भी
नोटिस नहीं किया होता। सेक्रेटरी किम उसे संभालती है और उसकी हालत के लिए अपोलोजाइज करती है। अचानक सेहे के स्टमक से जोर की आवाज आती है। वह हॉरिबली एम्बैरेस्ड हो जाती है। वह डेस्परेट होकर सेक्रेटरी किम से कहती है कि यह बहुत एम्बैरेसिंग है, इसलिए उसे जून को बता देना चाहिए कि आवाज उसके पेट से आई थी। जून कहता है कि उसने अभी जो कहा वह सब सुन लिया है। सेक्रेटरी किमची की रिक्वेस्ट मान लेती है और जूनहो से कहती है कि पहले जो आवाज आई थी वह उसके स्टमक से थी। जूनहो पॉइंट आउट करता है कि उसने सब सुना है और क्लियरली सेहे का स्टमक था, लेकिन फिर वह रुक जाता है और अग्री कर लेता है क्योंकि सेहे उसे डेथ क्लेयर देती है। इसके बाद ची अनाउंस करती है कि वह बाथरूम जा रही है और जून से वेट करने को कहती है। वेट करते हुए जून पास के स्टॉल से एक टॉय गन उठा लेता है। सेक्रेटरी किम उसे शूटिंग गेम के लिए चैलेंज करती है और बेट प्रपोज करती है। वह उसे बोरिंग लुक देता है, क्लियरली इंटरेस्टेड नहीं होता। वो एम लेते हुए पूछता है कि वह असल में चाहती क्या है क्योंकि वह इतने टाइम से उसे अनॉय कर रही है। ब्लंट रहते हुए सेक्रेटरी किम अपनी गन उठाती है और कहती है कि वह स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी। सेक्रेटरी किम शूटिंग रेंज में खड़ी होती है। शॉट गन सीधे उसके सिर की तरफ एम्ड होता है। काम टोन में वह उसे चूज करने को कहती है, या तो वह मर जाए या उससे प्यार कर ले। जून हो टॉय गन हाथ में लिए स्टिफ हो जाता है और कंफ्यूजन में पूछता है कि वह क्या बोल रही है। वह नोटिस करता है कि उसकी तरफ पॉइंटेड वेपन बाकी गन से अलग दिख रही है। सेक्रेटरी किम आइसी टोन में जवाब देती है कि वह उसे पसंद करने की परमिशन देगी, लेकिन सिर्फ तब जब वह मिस से दूर रहेगा। जुनहो गन को शोल्डर पर रखता है और बुदबुदाता है कि उस फैमिली के सब लोग उसे हटाने के लिए ईगर रहते हैं। वह ऐड करता है कि अगर वे नाम ही से भरा पूरा ट्रक उसके सामने डाल दें तब भी वह उसके लिए यूजलेस होगी, और कहता है कि बस उसे ले जाकर दूर रखें। वह कहना शुरू करता है कि वह कभी ऐसी वुमन नहीं चाहेगा जिसे सिर्फ उसका ट्रक चाहिए, लेकिन इससे पहले कि वह पूरा कर पाए सेक्रेटरी किम ट्रिगर पुल कर देती है। अचानक ब्लास्ट से वह फ्रीज हो जाता है। तेज पेन उसके शरीर में दौड़ जाता है और वह हॉरर में सोचता है कि क्या उसने सच में रियल राउंड चला दी। उसका गुस्सा भड़क उठता है और वह उसके वर्ड्स वापस उस पर फेंकती है, चिल्लाते हुए कहती है कि उसने कहा था कि उसे उनकी मिस की जरूरत नहीं है। जूनहो पेन से घुटनों पर गिर जाता है। अपने अपर आर्म को पकड़ते हुए वह चिल्लाता है कि उसका शोल्डर बहुत दर्द कर रहा है, लेकिन जब वह अपनी शर्ट देखता है तो शॉक्ड रह जाता है क्योंकि कुछ भी डैमेज नहीं होता। सेक्रेटरी किम शॉटगन रैक करती है और एक्सप्लेन करती है कि वह रबर राउंड था जो रायट कंट्रोल के लिए होता है। हालांकि वह ऐड करती है कि उसका आर्म परमानेंटली डिसेबल करना भी ऑप्शन में है। क्लोजर आकर वह वार्न करती है कि यह उसका लास्ट चांस है और लाउडली उसे एडमिट करने को कहती है कि वह उसे पसंद करता है। मजल को देखते हुए जुनहो सोचता है कि वह पूरी तरह क्रेजी है। बिना वार्निंग के वह दौड़ पड़ता है, डिसाइड करता है कि उन्हें तुरंत एस्केप करना होगा। सी आगे दिखाई देती है, खुशी से हाथ हिलाते हुए मिस्टर जुनहो को बुलाती है। जुनहो उसके पास भागता है, उसे पकड़ता है और अपनी बाहों में खींच लेता है। स्टिफ अपॉलॉजी देता है और कहता है कि मिसेस नामी ही उसे अचानक इंट्रूजन के लिए फॉरगिव कर दे। वह ब्लश करती है, हिचकिचाते हुए हाँ कहती है और फिर गास्प करती है जब वह उसे जमीन से उठा लेता है और उसे लेकर भाग जाता है। सेक्रेटरी किम चिल्लाती है कि उसने मिस को हॉस्टेज बना लिया है। वह अपनी जैकेट उतार फेंकती है, अपनी रिजॉल्व दिखाते हुए अगर वह उसे नहीं पा सकती तो वह उसे तोड़ देगी। लेटर एक अबैंडन्ड स्कूल बिल्डिंग के अंदर अंकल देओक चुन दोनों का स्वागत करता है, अनाउंस करता है कि वे कर्स्ड हॉल्स में एंटर कर चुके हैं, हालांकि वे उसे देख नहीं पाते। डार्क रेड लाइट्स वाले कॉरिडोर में नाम सेहे जुनहो के आर्म से क्लिंग करती है और पूछती है कि क्या वह फाइनली उसके साथ डेट पर जाने के लिए अग्री कर गया है। जुनहो रिप्लाई करता है कि फिलहाल उसे बस उसके पास रहना है, सोचता है कि वे यहाँ छुपकर थोड़ा टाइम बाय कर सकते हैं। ब्लशिंग के साथ वह उसकी बात मान लेती है। उनके ऊपर एक कैमरा घूमता है और टैबलेट पर सेक्रेटरी किम लाइव फीड देखती है। रिमार्क करती है कि उसे यकीन नहीं होता कि वह खुद चलकर इस जगह में आ गया जिसे उसने अर्लियर पर्सनली मॉडिफाई किया था। वह एक्सप्लेन करती है कि हॉन्टेड हाउस पार्क का सबसे फेमस अट्रैक्शन है और मिस की रिफ्लेक्सेस और एथलेटिक एबिलिटी के सामने यह बच्चों का खेल है। जुनहो बुदबुदाता है कि यह इतना भी बुरा नहीं लगता, तभी पूरा सेट केओस में एक्सप्लोड हो जाता है। वह सोचता है कि क्या वे अलाइव बाहर भी निकल पाएंगे क्योंकि सब कुछ बहुत ज्यादा रियल फील हो रहा है। सेहे हंसती है और कहती है कि अब तो यह और भी फन हो गया है। तभी 3 एरो सीधा उसकी तरफ शूट होते हैं। जस्ट इन टाइम
वो उससे टकराती है और उसे फ्लोर पर गिरा देती है। उसके ऊपर लेटी हुई वो उसे वरी न करने को कहती है और प्रॉमिस करती है कि वह उसके पास रहेगी और उसे प्रोटेक्ट करेगी। पर्पल लाइट्स के नीचे जून उसे ऊपर देखते हुए सोचता है कि यहाँ रहना मतलब पक्का मरना है। पसीना उसके माथे से टपकता रहता है। एल्सवेयर सेक्रेटरी किम टैबलेट देखते हुए बुदबुदाती है, वेट अ मिनट। फिर कहती है कि कुछ गलत लग रहा है जब वह देखती है कि वह मिस यारू को शील्ड कर रहा है। कुछ मोमेंट्स बाद जूनहो सेहे को उठाता है और दौड़ पड़ता है। उनके पीछे कूल्स का झुंड दौड़ता है। किम सोचती है कि अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो ची की मदद करने वाला सिर्फ जूनहो ही बचेगा। जूनहो फ्लोर से एक फ्लैश लाइट उठाता है। दूसरे कॉरिडोर में पूरी डार्कनेस सब कुछ निगल लेती है। तभी उसकी टॉर्च ऑन होती है। लाइट सामने खड़े एक गोस्ट पर पड़ती है। यह साइट उसे पीछे हटने पर मजबूर कर देती है और वह शौक में बड़बड़ाता है कि सामने गोस्ट है। सेक्रेटरी किम स्पेक्टर की तरह ड्रेस्ड उस पर झपटती है। उसके पैर उसके फेस की तरफ स्नैप करते हैं। जून हो मुश्किल से पीछे कूद पाता है। फ्लैशलाइट डार्कनेस में वाइल्ड आर्क्स बनाती है। वह लड़खड़ाते हुए सीधा खड़ा होता है। लाइट आगे रखकर चिल्लाता है कि यह पूरी तरह इंसेन है। मीनवाइल सेहे साइड में खड़ी इनोसेंट और शॉक्ड एक्ट करती है। जूनहो बीम को हॉलवे में घुमाता है और हांफते हुए कहता है कि उसे नहीं पता गोस्ट कहां गायब हो गई। कॉरिडोर में सिर्फ डस्ट और टूटे प्रॉप्स दिखते हैं। जैसे ही वह घूमता है उसे ऊपर से गोस्ट गर्ल उस पर डाइव करती दिखती है। सेहे एक रेड बटन नोटिस करती है। क्यूरियस होकर सोचती है कि यह क्या है और बिना सोचे प्रेस कर देती है। एग्जैक्टली उसी मोमेंट पर जब सेक्रेटरी किम लगभग उसे पकड़ने वाली होती है, ऊपर से एक केज गिरता है और दोनों उसमें फंस जाते हैं। वे लिम्स और कपड़ों के टैंगल्ड मेस में एक दूसरे से टकराते हैं और उनकी स्क्रीम्स एक में मिक्स हो जाती हैं। सेक्रेटरी किम कराहती है। आंखें खोलते ही देखती है कि दोनों के चेहरे इंचेस की दूरी पर हैं। लिप्स ऑलमोस्ट टच होने वाले हैं। एक पल के लिए उसके थॉट्स फ्रीज हो जाते हैं और वह सोचती है कि क्या ये सच में उसके लिप्स हैं। शॉक और एम्बैरेसमेंट में वह जोर से उसे किक मारती है जिससे वह उड़ता हुआ दूर गिर जाता है। उसका फेस गुस्से से लाल हो जाता है और वह चिल्लाती है कि वह उसे मार डालेगी। पीठ के बल गिरा हुआ वह बस यही कह पाता है कि वह घर जाना चाहता है। सीआई उसके पास क्राउच करती है। ब्राइटली ग्रिन करते हुए कहती है कि उनके पास आराम करने का टाइम नहीं है। थोड़ी ही देर में वे ओपन प्लाजा में फिर से स्प्रिंट कर रहे होते हैं। कैरोसेल की लाइट्स उनके चारों तरफ वाइल्डली घूम रही होती हैं। उनके पीछे सेक्रेटरी किम गुस्से में दौड़ती है। अपनी स्मार्ट वॉच पर एक कंट्रोल स्मैश करती है और चिल्लाती है कि वह बच नहीं पाएगा। डिजिटल डिस्प्ले फ्लैश करता है। स्पीड बढ़ती हुई दिखाता है। कैरोसेल प्लेटफॉर्म पर रेलिंग और वायलेंटली स्पिनिंग लाइट्स की वजह से वे पूरी तरह फंस जाते हैं। जूनहो डिस्पेयर में चारों तरफ देखता है। सोचता है कि वह वुमन आखिरी दम तक पीछा करने वाली है। सीआई हल्की सी स्माइल करती है और कहती है कि वे ट्रैप हो चुके हैं, जबकि जूनहो उसे सस्पिशियस नजरों से देखता है और सोचता है कि क्या यह सब उसी ने ऑर्केस्ट्रेट किया है। कंप्लीटली थक चुका वह उससे रुकने की भीख मांगता है। सी एक्साइटमेंट से चमकते हुए अनाउंस करती है कि वह पूरे 1 महीने तक उसके साथ रहेगी। कहीं भागने की जगह न देखकर वह पूछता है कि इस मैडनेस के खत्म होने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा। कैरोसेल फुल स्पीड पर घूम रहा होता है। सीआई उसके और करीब झुकती है, लिप्स से इंचेस दूर, और विस्पर करती है कि वह पहले से जानता है कि वह सच में क्या चाहती है। लेकिन उसी मोमेंट पूरा कैरोसेल अचानक मैल फंक्शन करने लगता है। मैनेजर किम राइड को देखते हुए शॉक में चिल्लाती है। स्पार्क्स उसकी स्ट्रक्चर से निकलने लगते हैं। उसकी स्मार्ट वॉच रेड फ्लैश करती है और बार बार एरर सिग्नल देती है। पूरा अम्यूजमेंट पार्क अंधेरे में डूब जाता है। पावर कट हो जाता है। सेक्रेटरी किम दौड़कर कैरोसेल की तरफ आती है और घबरा कर चिल्लाती है कि मिस ठीक तो है। कुछ मोमेंट्स बाद लाइट्स वापस आती हैं और सीआई हंसते हुए कहती है कि वे बस डर गए थे, ये शायद शॉर्ट पावर आउटेज था। लेकिन फिर वह चारों तरफ देखती है और रियलाइज करती है कि वह प्लेटफॉर्म पर अकेली खड़ी है। कंफ्यूजन उसके फेस पर आ जाता है और वह सोचती है कि जून हो कहाँ चला गया। तभी दिखता है कि जून हो पहले से अपने ट्रक में होता है। वह एक्सेलरेटर जोर से दबाता है। सोचता है कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की पेनल्टी पेनफुल होगी, लेकिन वह उस वुमन को अब और उसके साथ खेलने नहीं दे सकता। उसके दिमाग में शॉट लगने की मेमोरी जलने लगती है और वह इसे अपनी लाइफ के लिए क्लियर थ्रेट मानता है। यह प्रूफ होता है कि सीआई ने उसे एक टॉय की तरह ट्रीट किया जिसे मनी से कंट्रोल किया जा सकता है। उसे हैंटेड हाउस स्कूल अट्रैक्शन के सारे ट्रैप्स याद आते हैं और केओस के बीच उसका डिलाइटेड एक्सप्रेशन भी। जून हो उसे डेविलिश वुमन कहता है और अनब्रेकेबल रिजॉल्व के साथ डिक्लेयर करता है कि वह उसे कभी भी अपना ट्रक नहीं लेने देगा। मीनवाइल अंकल दियोक चुन फ्रस्ट्रेशन में साई करता है जब जून हो लाउडली कहता है कि वह हेवन से उसे वॉच ओवर करे। सिटी के ऊपर क्लास वार्ड ऑफिस में मैनेजर किम घुटनों पर बैठकर अपोलोजाइज करती है। सामने बैठी वुमन को चेयर वुमन कहकर एड्रेस करती है। चेयर वुमन विंडो के सामने खड़ी होती है।
है। सिटी लाइट्स उसके आधे फेस पर रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं और कोल्ड टोन में रिमाइंड करती है कि उसने क्लियरली वार्न किया था कि इंटरफियर मत करना। मैनेजर किम एक और चांस के लिए प्लीड करती है, इंसिस्ट करती है कि इस बार वह इंश्योर करेगी कि वह आदमी अपनी पूरी लाइफ में दोबारा कुक न कर पाए। क्लासेस के पीछे उसकी आंखें रेड बर्न करती हैं और वह ऐड करती है कि वह इससे भी बदतर कर सकती है। रिफ्यूजल तुरंत आता है। सेहे की माँ फर्म वॉइस में उसे मैनेजर किम कहकर एड्रेस करती है और इंटरफियर न करने को कहती है। फिर उसका जॉ पकड़कर फेस पास खींचती है ताकि कमांड क्लियर हो जाए। चेयरवुमन एक्सप्लेन करती है कि उन्हें उसे उसकी ओन विल से छोड़ने पर मजबूर करना होगा। मैनेजर किम कांपती है, टेम्पल्स पर स्वेट जमा होने लगता है। चेयरवुमन आगे वार्न करती है कि अगर उसे रियलाइज हो गया कि इंटरफियरेंस की वजह से कुछ गलत हुआ तो वह फिर से टूट जाएगी। उस थॉट के साथ यंगर सेहे की इमेज आती है, हॉलो आइज के साथ। चेयरवुमन ऐड करती है कि यह 20 साल पहले जैसा होगा जब सेहे की वजह से उसके फादर की डेथ हुई थी, ब्लड स्प्लैटर्ड क्रॉसवॉक पर रेड ट्रैफिक लाइट के नीचे। यह ग्रिम मेमोरी सडनली एक ब्राइट वीडियो फ्रेम से कॉन्ट्रास्ट होती है। सेहे माउथ वाइड ओपन करती है जैसे हॉट डॉग खाने वाली हो, फिर कैमरा को विंक करती है और एनर्जेटिक स्माइल के साथ एसएच ग्रुप प्रमोट करती है। मीनवाइल जानहो का फूड ट्रक यूनिवर्सिटी फेस्टिवल बूथ्स के बीच खड़ा होता है। अंदर वह पेपरोनी पिज्जा को बेक होते देखता है, क्रस्ट ब्लिस्टर करता है और चीज बबल करती है। डन होने पर वह स्लाइस करता है और मर्मर्स करता है कि यह अच्छा बना है। पेटल्स हवा में उड़ते हैं और वह सोचता है कि अम्यूजमेंट पार्क इंसिडेंट अनफॉर्चुनेट था, लेकिन कम से कम उसे यूनिवर्सिटी फेस्टिवल में स्पॉट मिल गया। वह क्राउड स्कैन करता है और कहता है कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ओल्ड मेमोरीज स्टर कर देते हैं और ब्रीफली उस टाइम के बारे में सोचता है जब वह खुद भी स्टूडेंट था। वह खुद को रोकता है, याद दिलाता है कि अभी पास्ट में जाने का टाइम नहीं है। तभी एक कस्टमर पेपरोनी पिज्जा का स्लाइस मांगता है। जान हो कहता है कि एक स्लाइस होगा। सर्व करने के लिए मुड़ते हुए वह मिड मोशन रुक जाता है, सरप्राइज की हल्की सी आवाज के साथ। एक फैमिलियर यंग वुमन आगे आती है और उसका नाम लेकर पूछती है कि क्या वह जूनहो ए या ए है। वह उसे पार्क यूरी के रूप में पहचान लेता है और कहता है कि वह मिडिल स्कूल स्टूडेंट हुआ करती थी, फिर खुद को करेक्ट करता है कि यह सालों पहले की बात है। वह ऐड करता है कि यह अजीब लगता है कि वह अब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है क्योंकि उसे अब भी वैसी ही लगती है। यूरी ब्लश करती है, चेस्ट से लगी बुक के पीछे हाफ हाइड होती है, सोचती है कि ओप्पा अब भी वही है। जानहो उसके साथ खड़े लड़के की तरफ जेस्चर करता है और पूछता है कि क्या वह उसका बॉयफ्रेंड है। यूरी पैनिक में तुरंत डिनाई करती है, एक्सप्लेन करती है कि वह सिर्फ फ्रेंड है, फैशन डिजाइन डिपार्टमेंट का क्लासमेट शिंसू ह्यून। जानहो उसे स्लाइस ऑफर करता है और एनकरेज करता है कि उसके बनाए पिज्जा को ट्राई करे। यूरी हेजिटेट करती है और कहती है कि वह डाइट पर है, इसलिए सिर्फ एक बाइट लेगी। बाइट लेते ही वह इमीडिएटली रिएक्ट करती है और कहती है कि यह डिलिशियस है। उसके थॉट्स सॉल्ट पेपरोनी से बर्स्टिंग ऑयल, फ्रेग्रेंट स्पाइसेस और चीज की लेयर्स के उमामी में डिसॉल्व हो जाते हैं। यूरी स्लाइस को ऐसे पकड़ती है जैसे टेस्ट उसे इनविजिबल स्ट्रिंग्स से खींच रहा हो। वह थोड़ा लड़खड़ाती है, अलार्म होकर सोचती है कि पिज्जा उसे लगातार अपनी तरफ खींच रहा है। वह कराहती है कि उसे डाइट पर होना चाहिए, लेकिन उसका बॉडी अपने आप आगे झुक जाता है। सेंसेशन डीपन होती जाती है जब तक उसके थॉट्स पूरी तरह ब्रेड पर फिक्स नहीं हो जाते। इमेजिनेशन में क्रस्ट गोल्डन टाइड बन जाता है, बाहर से क्रिस्प और अंदर से सॉफ्ट और हेवी, और हर बाइट के साथ फ्लेवर और स्ट्रॉन्ग होता जाता है। ओवरवेल्म्ड होकर वह ब्लर्ट्स करती है कि ब्रेड का इतना अच्छा टेस्ट होना अनफेयर है। वह काउंटर की तरफ घूमती है, चीक्स फ्लश्ड, और एक्साइटमेंट में जानहो से पूछती है कि वह कब से कुक कर रहा है। कहती है कि यह अनबिलीवेबली डिलिशियस है। जानहो सर्विस विंडो के पीछे स्माइल करता है और कहता है कि उसे अच्छा लग रहा है कि वह इतनी खुशी से खा रही है। उसका टोन शिफ्ट होता है जब वह पॉइंट आउट करता है कि वह तो बहुत अच्छे से खाती है, मतलब उसने पूरा स्लाइस फिनिश कर लिया। यूरी का रिजॉल्व इंस्टेंटली कोलैप्स हो जाता है और डाइटिंग का आइडिया हवा में उड़ जाता है। जानहो उसकी जैकेट की तरफ ग्लांस करता है और पूछता है कि क्या उसने कहा था कि वह फैशन डिजाइन डिपार्टमेंट में है। वह याद करता है कि पहले भी उसकी ड्राइंग्स अवार्ड्स जीतता करती थी। यूरी खुशी से चमक उठती है और कहती है कि उसे याद रहा। जानो याद करता है कि कैसे वह हर विन पर उससे खाने की डिमांड करती थी, जबकि वह उस टाइम पूर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था। मेमोरी में वह ऑकवर्डली हंसता है और वह उसके पास पीस साइन फ्लैश करती है। यूरी एडमिट करती है कि वह तब ब्रैट थी। जानो रिप्लाई करता है कि अब उसे बस इस बात का प्राउड है कि वह कोरिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़
पड़ रही है। एल्बो पर लीन करते हुए वह उसे पिज्जा बॉक्स देता है और सिंसियरली कहता है कि उसने बहुत मेहनत की है। उसके हैंडसम बिहेवियर को देखकर यूरी आखिर में पूरी तरह पिघल जाती है। तभी पास से एक आवाज आती है जो यूरी और सू ह्युन को जल्दी करने के लिए बुलाती है। यूरी झुककर जान हो को थैंक्स कहती है और पैक्ड बॉक्सेस उठाते हुए बोलती है कि वह मील एंजॉय करेगी। जान हो हल्के से टीज करता है कि अगर वह सब कुछ अकेले खा लेगी तो उसका वेट बढ़ जाएगा। यह सुनकर यूरी हेला एम्बैरेस्ड हो जाती है। फिर जैसे ही वह आगे बढ़ती है, चेरी ब्लॉसम के पेटल्स उसके रास्ते पर गिरते हैं। वह स्माइल के साथ पीछे मुड़ती है, उसे ए कहकर बुलाती है और कहती है कि वह उससे फिर मिलेगी। जान हो उसे जाते हुए देखता है और क्वाइट रिलीफ फील करता है कि अच्छा है, वह ठीक है। तभी अचानक वह वार्मथ टूट जाती है जब यूरी का फोन वाइब्रेट करता है। क्लासेस में ग्लोइंग मैसेज रिफ्लेक्ट होता है जिसमें लिखा होता है मस्ट किल मस्ट किल। रिंगिंग खिंचती जाती है और पर्पल स्केल्स जैसे यूरी के चारों तरफ क्लोज होने लगते हैं। वह ट्रेम्बलिंग वॉइस में प्लीड करती है, बार बार छोड़ देने की भीख मांगती है, लेकिन तभी उसका फ्रेंड उसे आवाज देता है और वह स्नैप आउट हो जाती है। फेक स्माइल के साथ वह अपोलोजाइज करती है और क्लास की तरफ भाग जाती है। बाद में क्लास में नोट्स लेने के बजाय वह अपनी बुक पर जूनहो का स्केच बना रही होती है। टीचर ये नोटिस कर लेता है। जैसे ही यूरी जूनहो को हैंडसम कहती है, टीचर उसे अच्छी खासी स्कोल्डिंग देता है और सीन आगे शिफ्ट हो जाता है। कॉरिडोर में फ्रेंड के साथ चलते हुए यूरी विंडो के बाहर कुछ देखती है। वहां जूनहो अपने फूड ट्रक के साथ खड़ा होता है। यह देखकर यूरी स्माइल करती है और सामने कहां जा रही है यह तक नहीं देखती। तभी वह किसी से टकरा जाती है और अपोलोजाइज करती है। थोड़ी देर बाद उसके लवर स्ट्रक फोरहेड पर बैंड एड लगी दिखाई देती है। सामने वाली वुमन पूछती है कि आज वह इतनी वियर्ड क्यों बिहेव कर रही है। सुह्युन फूड ट्रक वाले गाय के बारे में बताता है और वुमन सरप्राइज में पूछती है कि क्या उसे वह पसंद है। यूरी एम्बैरेस्ड हो जाती है, लेकिन वुमन इंसिस्ट करती है कि वह शुरू से बताए कि उसे उसमें क्या पसंद है। तभी हमें यूरी की मेमोरी दिखाई देती है। मिडिल स्कूल में आया उसका पहला फ्लटर जूनहो उसका फर्स्ट लव होता है। वे दोनों नेबर्स थे। स्कूल यूनिफॉर्म में यूरी जूनहो को आवाज देती है। जूनहो उसे नोटिस करता है और एक कैंडी पकड़ा देता है। यूरी का हार्ट फ्लटर करता है क्योंकि हर बार मिलने पर जूनहो उसे कैंडी देता है। कैंडी खाते हुए जूनहो प्लेफुली टीज करता है कि वह मोटी हो जाएगी। फ्लस्टर्ड होकर यूरी हल्के से उसे मारती है और कहती है कि कैंडी तो वही देता है। जूनहो हंसता है और यूरी कैंडी मुंह में डाले हुए नजरें घुमा लेती है। ये छोटे छोटे फ्लटर्स उसके दिल में जमा होते चले जाते हैं। क्रिसमस के टाइम सड़क कपल्स से भरी होती है जो गिफ्ट्स के साथ हाथों में हाथ डाले घूम रहे होते हैं। यूरी अपार्टमेंट के बाहर अकेली वेट कर रही होती है। जूनहो आता है और पूछता है कि वह इतनी ठंड में बाहर क्या कर रही है। यूरी गिफ्ट आगे बढ़ाकर कहती है कि वह उसे क्रिसमस प्रेजेंट देना चाहती थी। जूनो गिफ्ट लेता है और कहता है कि ऐसे गिफ्ट उसे अपने बॉयफ्रेंड को देने चाहिए, उसे नहीं। यूरी शय होकर नजरें हटा लेती है और जूनो कंफ्यूज रह जाता है। फिर हिम्मत करके वह उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, मैं अब हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ, बस 3 साल में यूनिवर्सिटी स्टूडेंट बन जाऊंगी। जब मैं यूनिवर्सिटी जाऊं क्या तब मैं तुमसे कन्फेस कर सकती हूँ। जूनहो उसे चुपचाप देखता है, फिर जोर से हंस पड़ता है। यूरी एम्बैरेस्ड होकर कहती है कि यह बहुत ज्यादा है। जानहो उसके कानों पर स्नो बर्ड्स रखते हुए कहता है, सॉरी सॉरी लेकिन अच्छा है। यूरी अंदर ही अंदर कहती है कि पड़ोस के लड़के को पसंद करना नेचुरल है। तभी जुनहो अपार्टमेंट के अंदर जाता है और कहता है कि अभी पढ़ाई पर ध्यान दो और ठंड न लगने देना। वह जाते ही यूरी घुटनों के बल बैठ इंटरेक्शन से पूरी तरह वेट हो चुकी होती है। वह स्नोई ग्राउंड पर लेट जाती है और लविंग स्माइल के साथ जुनहो को मैरी क्रिसमस बुदबुदाती है। सीन प्रेजेंट में लौटता है। रूम में यूरी दियोचुन नाम वाली टी शर्ट स्टिच करती दिखाई देती है। वह खुद से कहती है कि उसे ब्रेव बनना है, भले ही वह एक दिन अचानक गायब हो गया था। टोंगचुन अब भी उसका फर्स्ट लव है। लगता है वह फाइनली कन्फेस करते वक्त उसे यह न्यूली डिजाइन टी शर्ट गिफ्ट करने वाली है। सीन आगे शिफ्ट होता है। यूरी ड्रिंक आगे बढ़ाकर जुनहो का ध्यान खींचती है और पूछती है कि क्या वे थोड़ी देर बात कर सकते हैं। इस बार वह शॉर्ट्स पहने होती है, शायद सेड्यूस करने और फाइनली कन्फेस करने के लिए। दोनों बेंच पर बैठते हैं और सूरज ढल रहा होता है। जुनहो कहता है कि रात में ठंड हो रही है और यूरी अग्री करती है। ऐसा लगता है कि जुनहो ने उसके लेग्स नोटिस किए हैं, इसलिए ठंड की बात करता है। यूरी रैप्ड गिफ्ट बेंच पर रखती है और पूछती है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। यह सुनकर जुनहो
सोचता है एसएच ग्रुप लगातार उसके फूड ट्रक पर नजर रखे हुए है, इसलिए गर्लफ्रेंड्स जैसी चीजों की उसे फिक्र नहीं है। यूरी सस्पेंस में फिर पूछती है कि क्या उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। जूनहो कंफर्म करता है। तभी यूरी हिम्मत करके खड़ी होती है, गिफ्ट पीछे छुपाए हुए। वह कहती है कि वह अब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। जानहो कंफ्यूजन में ऊपर देखता है। यूरी गिफ्ट आगे बढ़ाती है और हकलाते हुए शब्द ढूंढने लगती है। फिर हिम्मत जुटाकर वह कन्फेस करती है कि वह उससे प्यार करती है, लेकिन उससे पहले कि वह पूरी बात कह पाए ऊपर हेलीकॉप्टर आ जाता है और तेज हवा उसकी आवाज दबा देती है। दोनों सरप्राइज में ऊपर देखते हैं और हेलीकॉप्टर से सेइहे उसे डायोचून कहकर वेव करती है। यूरी कंफ्यूज रह जाती है। जूनहो टेंस हो जाता है क्योंकि वह क्रेजी वुमन फिर से उसे ढूंढ लेती है। सेहे एक्साइटेड होकर डियोचुन को बुलाती रहती है। यूरी समझ नहीं पाती कि सेहे और जूनहो कपल की तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं। सेहे उसे हक करने जाती है और कहती है, मिस्टर डायोचुन आप यहाँ कैसे? ये तो फेट है। जुनहो हाथ ऊपर कर लेता है जबकि सेहे उसे टाइट हक करती है और एक्साइटेड होकर बॉडी रब करती है। यह इंटीमेसी देखकर यूरी शॉक में गिफ्ट जमीन पर गिरा देती है। जूनहो पूछता है कि उसने ये जगह कैसे ढूंढी और सेहे रिवील करती है कि यह वही ग्रेजुएट स्कूल है जहां वह पढ़ती है। यूरी का फेस पेल पड़ जाता है और वह पूछती है कि उनका रिलेशनशिप क्या है। सेहे कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि वे एंगेज्ड हैं और शादी करने वाले हैं। यूरी शॉक में अपना चेहरा पकड़ लेती है और बुदबुदाती है कि उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है लेकिन फियांसी है। वह पूछती है कि डियोचुन नाम क्या है और क्या उसने नाम बदल लिया है। जूनहो फ्रस्ट्रेशन में अपना टेम्पल पकड़ता है और कहता है कि यह लंबी कहानी है और सब नॉनसेंस है। यह सुनकर यूरी सांस पकड़ते हुए कहती है कि सही है, ये जोक है ना? तभी सेहे कहती है कि ये जोक नहीं है और पूछती है कि इस रिलेशनशिप के न चलने की कोई वजह है क्या। फिर वह यूरी के पास आकर पूछती है कि क्या उसे मिस्टर डी चुन पसंद है। यूरी फ्रीज हो जाती है और कन्फेस करने की हिम्मत खो देती है। चुनहो बीच में आकर कहता है, नाम से है तुम आज फिर नॉनसेंस बोल रही हो। मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था तब यहाँ से मूव हुआ। वह मिडिल स्कूलर थी। नेबर्स होने की वजह से हम अक्सर मिलते थे और क्लोज हो गए। यूरी अंदर ही अंदर कहती है कि वह यह जानती है और प्लीड करती है कि वह ये शब्द न कहे, लेकिन उसका दिल टूट जाता है जब जुनहो कहता है कि वह उसके लिए छोटी बहन जैसी है। उसके ऑनेस्ट वर्ड्स सीधे यूरी के दिल में चुप जाते हैं। उनकी शेयर्ड स्टोरी और वह डिस्टेंस और उन सब में नाम से हे का होना यूरी को एंग्री कर देता है। क्रैक्ड वॉइस में वह कहती है कि असाइनमेंट की वजह से वह पहले जा रही है, फिर कहती है सी यू लेटर आहा और वह भाग जाती है जुनहो को ची के साथ छोड़कर। नेक्स्ट डे सीन आता है। यूनिवर्सिटी में जुनहो का फूड ट्रक खड़ा होता है और पास में उसकी कैट दिखाई देती है। पपी फेस बनाकर सेहे कहती है कि उसे भूख लगी है। जुनहो पिज्जा का स्लाइस दिखाकर पूछता है कि क्या उसे पिज्जा पसंद है। सेहे कहती है कि उसने इटालियन 3 स्टार गवर्नमेंट रेस्टोरेंट में पिज्जा खाया था लेकिन उसे टेस्ट पसंद नहीं आया। जुनहो आर्म्स क्रॉस करके कहता है कि उसने कभी असली अच्छी पिज्जा खाई ही नहीं। सेहे एक्साइटेड होकर कहती है कि फिर उसे डिलिशियस पिज्जा बनाकर दिखाए, लेकिन जून के पास दूसरा प्लान होता है। वह उसे एप्रॉन देता है और सेहे पूछती है कि क्या सच में उसे इसके लिए काम करना पड़ेगा। वह जवाब देता है कि वह यूं ही उसे क्यों दे देगा, उसमें ऐसा क्या प्रिटी है। इस पर वह गिनाने लगती है कि उसकी आईज प्रिटी हैं, उसका नोज प्रिटी है और वह ऐसे ही बोलती चली जाती है और हमारा मैन कैरेक्टर उसकी हरकतों से फेड अप हो जाता है। फिर वह उसे फोकस करने को कहता है। वह एक्सप्लेन करता है कि पिज्जा की शुरुआत डो से होती है लेकिन वे ऑलरेडी फर्मेंटेड डो यूज करेंगे। मीनवाइल सेहे इंग्रेडिएंट्स चबाने लगती है, जिस पर जानहो उसे डांटता है कि इसे खाना नहीं है। फिर वह फर्स्ट स्टेप स्टार्ट करता है, डो पर फ्लावर स्प्रिंकल करता है। इसके बाद वह उसे स्पिन करता है ताकि इवनली फैल जाए, लेकिन सेहे मस्ती में अपने डो में होल कर देती है, जिस पर वह उसके हाथ पकड़ता है और हेल्प करता है और एक्सप्लेन करता है कि डो को हाथ से स्ट्रेच करना जितना इजी लगता है उतना होता नहीं है। क्लोज प्रॉक्सिमिटी की वजह से सेहे ब्लश करने लगती है और फिर नेक्स्ट स्टेप पूछती है। वह उसके फेस के और करीब आता है और डो को हवा में स्पिन करके नेक्स्ट स्टेप के दिखाता है। वह एक्सप्लेन करता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से डो ज्यादा इवनली स्प्रेड होता है। इतने में कई वुमेन फूड ट्रक के आसपास गैदर हो जाती हैं और जूनहो की क्रेजी पिज्जा स्किल्स को वीडियो करने लगती हैं। फिर वह ची से कहता है कि अब वह ट्राई करे, लेकिन जैसे ही वह करती है सारे इंग्रेडिएंट्स हवा में उड़ जाते हैं। इसके बाद वे टॉपिंग्स ऐड करते हैं और पिज्जा को ओवन में 10 मिनट के लिए बेक करते हैं और बस
ऐसे ही एक्स्ट्रा मेयोनेज वाला बेकन पोटैटो पिज्जा रेडी हो जाता है। ची स्लाइस्ड पिज्जा का एक बाइट लेती है और एंजॉय करते हुए कहती है, फ्लफी और च्यूवी डो मेरे मुंह को रैप कर लेता है। बेकन और वेज पोटैटोज फ्लेवर से एक्सप्लोड करते हैं, बीच में स्पेशल टोमेटो सॉस की टैंगी एसिडिटी और स्पाइसी किक आती है, लेकिन एंड में चीज और मेयोनेज सब कुछ क्रश करके एक साथ बांध देते हैं। ऐसा लगता है जैसे मैं अपने बॉडी के खिलाफ कोई सिन कर रही हूँ, लेकिन डोपामीन रुक ही नहीं रहा। ये इंसेनली गुड है। इतने में वह जुनहो को उसे देखने को कहती है और वह फिर से चीज के साथ गूफिंग करती दिखती है। जुनहो एक साई छोड़ता है और उसी मोमेंट कोई और पोटैटो पिज्जा का स्लाइस मांग लेता है। वह जल्दी से स्लाइस पैक करता है और कहता है कि टाइमिंग परफेक्ट है क्योंकि अभी अभी पिज्जा बेक हुआ है। जैसे ही वह बताता है कि प्राइस 3500 है, वुमन पूछती है कि क्या वह उससे भी चार्ज करेगा। जून कंफ्यूज हो जाता है, तभी वुमन स्माइल के साथ उसे उसके नाम से बुलाती है। जुनहो शॉक में देखता है कि सामने पार्क यूरी खड़ी है। से जुनहो का आर्म पकड़ लेती है और रिमार्क करती है कि यही वह वुमन है जिसे उसने कल देखा था। यूरी ऊपर से सी को ग्लेयर करती है, सोचती है कि वह यूं ही बैठकर उसे अपना ए स्टील नहीं करने दे सकती। जूनो अपोलोजाइज करता है और कहता है कि उसने उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया क्योंकि वह काफी चेंज हो गई है। यूरी अपने बाल घुमाते हुए शाय होकर पूछती है कि क्या उसके बाल बहुत छोटे और वियर्ड लग रहे हैं, लेकिन जूनो कहता है कि वह प्रीटी लग रही है। यह सुनकर यूरी फ्लस्टर्ड हो जाती है, सोचती है कि यह चीटिंग है क्योंकि वह इसे कैजुअली बोल रहा है। मीनवाइल से जुनहो से पूछती है कि क्या वह आज प्रीटी लग रही है, लेकिन जुनहो ब्लंटली कह देता है कि नहीं। यूरी इरिटेट हो जाती है कि सेश मूड खराब करने की कोशिश कर रही है। वह जुनहो का आर्म अपने चेस्ट के और पास खींचती है और कहती है कि वह हेल्प करेगी। से भी वही करती है और कहती है कि वह यूरी से कहीं बेटर है। तभी सेक्रेटरी किम पीछे से आ जाती है और रिमाइंड करती है कि उसका एकेडमिक एडवाइजर के साथ मीटिंग है। ची जुनहो को आवाज देती हुई रोती है जब सेक्रेटरी उसे खींच कर ले जाती है। मीनवाइल यूरी खुशी खुशी सेश को वेव करती है क्योंकि अब जुनहो सिर्फ उसी के पास है। जुनहो यूरी से कहता है कि वह उसे वेजेस पिज्जा में देगा। यूरी कहती है कि वह मजाक करना बंद करे, लेकिन जुनहो उसके नोज पर पोक करता है और कहता है कि वह सीरियस है और ये ओनर का डिसीजन है। यूरी का नोज उसके ग्लव के फ्लावर से स्टेन हो जाता है और वह बताती है कि उसने आज मेकअप पर बहुत पैसे खर्च किए हैं। यह सुनकर जुनहो वरी करता है और उसके नाक से साफ करने लगता है। तभी यूरी मिस्चीवस स्माइल देती है और उसका फेस फ्लावर से भरी ट्रे में पुश कर देती है। उसका पूरा फेस वाइट हो जाता है, फ्लावर से ढका हुआ। यूरी जोक करती है कि उसका मेकअप बहुत अच्छा बन गया है। वह टीजिंग टोन में क्लॉथ उठाती है और कहती है, आओ पाउडर मॉन्स्टर, मैं साफ कर देती हूँ। फेस वाइप करते हुए वह क्यूरियोसिटी से उसका आइडियल टाइप पूछती है। जुनहो बताता है कि उसने कभी सच में इस बारे में सोचा ही नहीं। फिर उसे एक एपिफनी होती है और वह खुद को कन्विंस करता है कि उसे सब कुछ से के ऑपोजिट पसंद है। वह यूरी को जवाब देता है कि उसे शॉर्ट हेयर और ब्राइट कलर्स पसंद है, बहुत ज्यादा पेल स्किन उसे पसंद नहीं है, और सबसे ज्यादा कोई ऐसा जो बिना पैसे और कनेक्शंस के अपने दम पर ऑनेस्टली जीता हो। जून अंदर ही अंदर खुद से कहता है कि जब तक वह नामी नहीं है तब तक सब ठीक है। फिर वह पूछने वाला होता है कि यूरी ने अचानक आइडल टाइप क्यों पूछा, लेकिन यूरी उसके फेस पर क्लॉथ फेंक देती है और कहती है कि एक सेकंड रुको। वह रियलाइज करती है कि उसके बाल शॉर्ट हैं और ब्राइट कलर के हैं, उसकी स्किन भी पेल नहीं है और वह खुद अपने दम पर मेहनत करती है। उसे समझ आ जाता है कि उसका आइडियल टाइप वही है। लविंग स्माइल के साथ वह कहने वाली होती है कि उसका टाइप वही है, लेकिन तभी एक मिस्टीरियस वुमन की आवाज आती है जो कहती है कि उसने उसे ढूंढ लिया है। यूरी फ्रीज हो जाती है जब वह वुमन उसके शोल्डर पर हाथ रखकर उसका नाम लेती है।